गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है ना, स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो, डिप्रिसिएशन हम लोग का कंसेप्ट लगभग खत्म ही हो गया। आज एक रिवॉल्यूशन का कंसेप्ट बताएंगे, रिवॉल्यूशन होने से क्या होता है वो बताएंगे। और क्वेश्चन में हम लोग का जो बाकी है, देखो ये जो पीडीएफ है हम शेयर कर देंगे जिनके साथ अभी तक शेयर नहीं किया है मैंने। या फिर मुझे एक बार जस्ट बोल दो कि डिप्रिसिएशन का पीडीएफ देना है ना, हम दे देंगे, ठीक है। अगर नहीं दिया है मैंने तो देखो यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, मतलब क्वेश्चंस में देखे तो ये दो क्वेश्चंस बाकी हैं। और एक क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 1 है, ये बाकी है, ठीक है। ये 1 वाला करने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो पहले हम लोग 4th और 5th नंबर वाला करेंगे। तो 4th नंबर वाला लास्ट जो कंसेप्ट किया था उस पे बेस्ड है। कौन सा वाला, ये देखो, अगर हम लोग का एस्टिमेटेड जो यूजफुल लाइफ है उसमें अगर कोई चेंजेस आ जाता है और रिवैल्यूएशन किया जाता है तो हम लोग डिप्रिशिएशन कितना लगाते हैं। ये जो लास्ट इलास्ट्रेशन 12 किया था, 11 किया था, वैसा ही सेम टू सेम क्वेश्चन है। तो ये हम एक बार करवा देते हैं, ठीक है। इसमें तो नया कुछ बोलना है नहीं मुझे, जस्ट हम दिखा देते हैं, देखो क्या होगा। यहाँ पर 4th नंबर में बोला है, A machine costing 20 lakh is depreciated on straight line assuming 10 years working life। एक मशीन जिसका कॉस्ट है 20 लाख। गुड इवनिंग अश्विनी। गुड इवनिंग अश्विनी। गुड इवनिंग मैम। देखो 20 लाख का मशीन है, ठीक है, जिसमें एसएलएम मेथड पे डिप्रिशिएशन लगता है, स्क्रैप वैल्यू 0 है, ठीक है। और ऐसे 4 इयर्स तक डिप्रिशिएशन लग चुका है। तो मुझे ये बोलो डिप्रिशिएशन पर एनम यानी कि ईयरली डिप्रिशिएशन कितना है। स्ट्रेट लाइन मेथड है, 10 यूजफुल लाइफ है, 10 इयर्स, स्क्रैप वैल्यू 0 है और कॉस्ट 20 लाख है। तो डिप्रिशिएशन पर एनम कितना है, ये बताओ। बोलो डिप्रिशिएशन पर एनम कितना है। अभी तक नहीं बोला किसी ने। डिप्रिशिएशन पर एनम कैसे निकालते हैं, ये तो लास्ट दिन में किया था। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो एसएलएम मेथड में होता है, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, ठीक है। मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया। अच्छा, तो यहाँ पर 20 लाख है ओरिजिनल कॉस्ट, स्क्रैप है 0, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 10। तो डिप्रिशिएशन पर एनम हो गया 2 लाख रुपीज, 2 लाख पर एनम, ठीक है। अब आगे पढ़ के देखते हैं। बोल रहे कि 4 इयर्स ऑलरेडी इस तरीके से डिप्रिशिएशन लग चुका है। एट द एंड ऑफ 4th ईयर के एंड में जाके द मशीन वाज रीवैल्यूड, मशीन का रिवैल्यूएशन किया गया अपवर्ड बाय 80,000। तो मशीन का रिवैल्यूएशन अपवर्ड हुआ है, मतलब वैल्यूएशंस को बढ़ाया गया है 80,000 से। तो पहले चेक करना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ 4th ईयर मशीन का बुक वैल्यू कितना था आफ्टर, या फिर एट द एंड ऑफ 4 ईयर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, एट द एंड ऑफ 4th ईयर बुक वैल्यू ऑफ एसेट इज कितना हो जाएगा। एसेट का कॉस्ट तो था 20 लाख, ठीक है। गुड इवनिंग अर्जुन। गुड इवनिंग मैम। बुक वैल्यू तो था 20 लाख। अच्छा, अब डेप्रिशिएशन लगा है 2 लाख करके 4 इयर्स, तो कितना हो जाएगा। अभी इसका बुक वैल्यू कितना होगा, 2 लाख पर एनम फॉर 4 इयर्स डेप्रिशिएशन लग चुका है। तो बुक वैल्यू अभी कितना आएगा, 20 लाख माइनस 8 लाख। तो बुक वैल्यू हो जाएगा माइनस करने से 12 लाख, ठीक है। 12 लाख बुक वैल्यू हो गया। अच्छा, अब बोल रहा है कि अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया गया है 80,000। तो इसका अभी बुक वैल्यू कितना दिख रहा होगा आफ्टर
upward revaluation at the end of 4th year बुक वैल्यू कितना हुआ होगा? तो 12 लाख तो बुक वैल्यू था, अब बोल रहा है कि इसका वैल्यूएशन 80,000 से अपवर्ड यानी कि इंक्रीज किया गया है, तो बुक वैल्यू हो गया 12,80,000। ठीक है, 12,80,000 हो गया। अब हमें क्या बोल रहा है? रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द मशीन ऑल्सो बी रीअसेस्ड एट 8 years एज 8 years एट द एंड ऑफ 4th year। लेकिन अगर हम लोग नॉर्मल तरीके से देखें, 10 years था यूजफुल लाइफ, जिसमें से 4 year यूज हो चुका है, तो फिर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होना चाहिए ये बोलो। हम लिख रहे हैं, तब तक तुम लोग मुझे बताने का कोशिश करो। कोशिश क्या है, ऐसे तो हम लोगों ने लास्ट 2 क्वेश्चन कर लिया है। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितना होगा ये बताओ मुझे। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज प्रीवियस एस्टिमेशन। प्रीवियस जो एस्टिमेशन था कि हम लोग एसेट को 10 years यूज करेंगे, उसमें 4 years यूज कर लिया है, तो अभी कितना लाइफ बचा हुआ है बोलो। अरे बताओ, एस्टिमेशन स्पेलिंग गलत है क्वेश्चन। मैं एस्टिमेशन का स्पेलिंग ही भूल गया, छोड़ो कोई बात नहीं। तुम लोग मुझे बताओ कि आंसर क्या होगा। रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज प्रीवियस एस्टिमेशन, आंसर क्या होगा बोलो। 6 years. 6 years, 10 - 4 ये हो गया 6 years। और अभी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज रिवाइज्ड एस्टिमेशन, रिवाइज्ड एस्टिमेशन पे कितना हो रहा है? कहाँ गया क्वेश्चन? ये बोल रहा है कि रीअसेस्ड एज 8 years एट द एंड ऑफ 4th year। ठीक है, अभी बोल रहा है कि 4th year के बाद और भी 8 year इसे यूज कर सकते हैं, ऐसा जो है सोचा गया है। तो अभी पूछा होगा, देखो 5th year का डिप्रिशिएशन, कैलकुलेट डिप्रिशिएशन फॉर 5th year। तो डिप्रिशिएशन फॉर 5th year कितना हो जाएगा? डिप्रिशिएशन कैसे निकालेंगे? एसएलएम मेथड, मेथड में तो चेंज नहीं बोला है। ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ, सेम तरीके से। तो अभी एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ है 8। ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना निकल के आ रहा है? अभी ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जो परचेस किए वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके बेसिस पे तो हम लोगों ने 10 years काउंट कर लिया था, उसके बाद हम लोगों ने इसमें कुछ चेंजेस लाया, जैसे अपवर्ड किया इसका वैल्यू, तो 12,80,000 हो चुका है कॉस्ट। तो यहाँ पर लिखेंगे 12,80,000। स्क्रैप कुछ नहीं बोला है, 0। अगर स्क्रैप बोलेगा तो हमें स्क्रैप कंसीडर करना पड़ेगा। 12,80,000 डिवाइडेड बाई 8, 1,60,000 पर एनम। ऐसा हम लोगों ने लास्ट दिन भी क्वेश्चन किया था। ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो 5 मार्क्स का आता है, और देख सकते हो। ठीक है, आसान सा होता है। ठीक है, बस हमें ध्यान रखना है कि हमें अपवर्ड बोला है, डाउनवर्ड बोला है, उस हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, अब हम लोग एक कंसेप्ट सीखेंगे जो इसके पहले हम लोगों ने नहीं किया, और उसके बेसिस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। तो कंसेप्ट क्या है यहाँ पर लिखते हैं। तो हम तुम लोग को थोड़ा सा बताते हैं कि एसेट को एक्चुअली जो अकाउंटिंग, ये जो एसेट है ना, एसेट का रिकॉर्डिंग कैसे होगा, डिप्रिशिएशन कैसे होगा, ये सारी चीजों को AS10, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब मैंने लास्ट दिन बताया। ठीक है, जहां पर अकाउंट्स के सारे रूल्स लिखे हुए रहते हैं। तो AS10 जो है वो डील करता है PPE के साथ। ठीक है, एक्चुअली तुम लोग जो फिक्स्ड एसेट पढ़ते हो ना, उसका आज का नाम हो चुका है, मतलब ये प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट बोला जाता है। आज के डेट पे कोई और फिक्स्ड एसेट नहीं बोलता है। ठीक है, हो सकता है तुम लोगों को पता है, हो सकता है नहीं भी है, क्योंकि देखो वो डिपेंड करता है कि हम लोग के स्टडी मैट कितने अपडेटेड है। अब कोर्सेज जब अपडेटेड कोर्स है ना ये सब, तो इसमें तुम लोग को ऐसा ही मिलेगा। हो सकता है स्कूल कॉलेज में तुम लोगों ने नहीं किया हो, लेकिन फिक्स्ड एसेट लिखना कोई गलत नहीं है, लेकिन कंपनी अकाउंट्स में पीपीई लिखना ही पड़ेगा। फॉर्मेट आ चुका है ना, तो कंपनी अकाउंट्स में इसको पीपीई बोला जाता है, बाकी सब जगह ही पीपीई बोला जाता है फिक्स्ड एसेट को।
पीपी का मतलब होता है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। अच्छा, इसमें हम ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, तुम लोग को अभी ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, वो एस 10 में चाहिए होता है। हम जस्ट एक चीज बताएंगे कि जब हम लोग एसेट को रिकॉर्ड करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, एसेट को क्या करते हैं, एसेट को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, कहां पर कर रहे हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, ठीक है। मतलब अपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एसेट को जब रिकॉर्ड करते हैं तो दो मॉडल फॉलो होता है। एक मॉडल का नाम है कॉस्ट मॉडल, ठीक है, जस्ट जान के रखो क्योंकि अभी जो हम सिस्टम पढ़ाएंगे उसके लिए ये पता होना जरूरी है। दूसरा होता है रिवैल्यूएशन मॉडल, ठीक है। अब कौन सा ऑर्गेनाइजेशन कौन सा मॉडल यूज करेगा वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब कॉस्ट मॉडल क्या है, कॉस्ट मॉडल तुम लोग को पता है क्या है। कॉस्ट मॉडल में क्या होगा, हम लोग जो एसेट है उसका कॉस्ट देखेंगे और जितने दिन यूज हुआ उस पे डिप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर देंगे और उसका जो बुक वैल्यू निकल के आएगा वही हम लोग का एसेट का वैल्यू होता जाएगा। फर्दर इस तरीके से ही होता जाएगा। अब इसमें प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन मेथड भी होता है, नॉर्मल मेथड भी होता है, ठीक है, उसका हम बात नहीं कर रहे, टेक्निक का बात नहीं कर रहे कि कैसे करके दिखाएंगे, ओरिजिनल कॉस्ट में दिखाएंगे और प्रोविजंस अकाउंट मेंटेन करेंगे कि नॉर्मल एसेट अकाउंट में ही सारी चीजों को दिखा देंगे। लेकिन अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एसेट का कॉस्ट देखते हैं, उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज करते हैं और बुक वैल्यू निकालते हैं। और रिवैल्यूएशन मॉडल हमें क्या बोल रहा है, रिवैल्यूएशन मॉडल का कंसेप्ट जो है ना वो थोड़ा सा अलग है। रिवैल्यूएशन मॉडल हमें क्या बोल रहा है, देखो रिवैल्यूएशन मॉडल बोल रहा है कि हमें अपने एसेट का जो वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू के साथ ऐड पर करना पड़ेगा। तो देखो नॉर्मली रिवैल्यूएशन मॉडल कब यूज होता है ये हम बताते हैं। देखो रिवैल्यूएशन मॉडल जो है जब हम लोग का एसेट का वैल्यू और मार्केट का एसेट का वैल्यू में काफी ज्यादा डिफरेंस होगा। देखो रिवैल्यूएशन मॉडल कब यूज होगा, जब फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू किस चीज का, एसेट का, एसेट का फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू में काफी ज्यादा डिफरेंसेस होता है। डिफरेंस अगर ह्यूज है, ठीक है, तो हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल को यूज करने के लिए रेफरेंस दिया गया है कि तब रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करो। मतलब कैसे, जैसे देखो सपोज कि किसी एसेट का वैल्यू है, बुक वैल्यू दिख रहा है, सपोज किसी एसेट का बुक वैल्यू दिख रहा है, यहां पर लिखते हैं 1 लाख, ठीक है, लेकिन उसका फेयर वैल्यू आज के डेट पे है सपोज 20,000, फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू, ठीक है। तो देखो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस दिख रहा है, एसेट है एक्चुअली 20,000 का, मार्केट के हिसाब से हम लोगों ने उसे 1 लाख पे रिकॉर्ड कर रखा है। मतलब प्रीवियसली शायद डिप्रिसिएशन किसी और तरीके से हुआ होगा, जो भी है रीजन, बुक वैल्यू के साथ फेयर वैल्यू का ह्यूज डिफरेंसेस है। तो इसको मार्केट वैल्यू के साथ हमें करना है ऐड पर। अगर हम लोग करना चाहते हैं तो हम लोग रिवैल्यूएशन मॉडल अडॉप्ट कर सकते हैं। तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, हमारे एसेट जो है 1 लाख के उसको हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे। तो हमें क्या करना है, बुक वैल्यू को मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू को इक्वल करना है, मतलब एट पर लाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे इसके लिए क्या ऑप्शन है हमारे पास, रिवैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। इसके लिए हमारे पास सोल्यूशन ये है कि हम लोग रिवैल्यूएशन करेंगे। अब रिवैल्यूएशन दो तरीके का होगा, अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। अपवर्ड जरूरत होगा तो अपवर्ड करेंगे, जरूरत होगा तो डाउनवर्ड करेंगे, ठीक है। आज क्या हो रहा है, मुझे लिखने में पता नहीं स्पेलिंग गलत हो जा रहा है, डाउनवर्ड करेंगे। तो यहाँ पर बोलो अगर मुझे बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करना है तो मुझे रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड करना चाहिए कि अपवर्ड करना चाहिए इस कंडीशन में। मतलब मुझे एसेट का वैल्यू को कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा, ये हम बोल रहे हैं। डाउनवर्ड करना चाहिए कि अपवर्ड करना चाहिए। अगर मेरा एसेट 1 लाख का है और फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू 20,000 है, मेरे एसेट का वैल्यू मुझे फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करना पड़ेगा, ठीक है, फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करना पड़ेगा। बुक वैल्यू ऑफ एसेट को क्या करना पड़ेगा, फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करना पड़ेगा। तो मुझे ये बताओ कि मुझे एसेट का वैल्यू को कम करना पड़ेगा कि ज्यादा करना पड़ेगा, उसी के हिसाब से तो अपवर्ड डाउनवर्ड बोलेंगे। बोलो क्या करना पड़ेगा, वो कम करना पड़ेगा। हाँ कितना कम करना पड़ेगा बोलो इसमें, डाउनवर्ड, 80,000। हाँ डाउनवर्ड में ले जाना पड़ेगा कितना, 80,000। अच्छा, तो एंट्री क्या करेंगे बोलो, एसेट का वैल्यू कम हो रहा है तो एंट्री क्या होगा, 2
फिक्स्ड एसेट, नॉर्मली ये सब तो फिक्स्ड एसेट के लिए ही होगा ना, तो हम फिक्स्ड एसेट लिख दी है, पीपीई भी लिख सकते हो जो मैंने अभी बताया, 80,000 से कम करेंगे तो डेबिट किसको करेंगे? एसेट आने से डेबिट होता है तो एसेट डेबिट होता है ना आने से, एसेट कम होगा तो क्रेडिट करेंगे। तो मुझे ये बोलो कि डेबिट किसको करना चाहिए मुझे? ये जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है, कभी तुम लोग पार्टनरशिप किए हो तो वहां ये चीज तो किए होगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये एक्चुअली रिवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग लिख सकते हैं, इसका हम और भी डिटेल्स में बताएंगे। एक बार हम रिवैल्यूएशन ही लिख रहे हैं, ठीक है। रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग कर लेंगे डेबिट, कितने से? 80,000 से, ठीक है। अच्छा, ये क्या हो गया? ये लॉस हुआ, डाउनवर्ड करने का मतलब लॉस हुआ। और अगर रिवर्स करते, जैसे मान लो बुक वैल्यू है हम लोग का 1 लाख और फेयर वैल्यू है एसेट का सपोज 2 लाख या फिर 2,50,000, तो एड पर करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा। अपवर्ड कितने से रिवैल्यूएशन करना पड़ेगा? 1,50,000 से, ठीक है। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए? एसेट का वैल्यू को बढ़ाना है, तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है। कितने से करेंगे? 1,50,000 से। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। टू रिवैल्यूएशन, क्योंकि खरीदा थोड़ी है, एसेट हम लोगों का डेबिट हो रहा है, तो परचेस तो किया नहीं कि टू कैश या बैंक लिख दे। तो इसीलिए हम लोग क्यों क्या कर रहे हैं? रिवैल्यूएशन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम लोग कॉस्ट जो है रिवैल्यूएशन मॉडल फॉलो करते हैं। रिवैल्यूएशन मॉडल क्या बताता है हमें? ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे, एएस 10 में ये सारी बातें लिखे हुए हैं। जब कभी एएस 10 पढ़ोगे तो तब पता चलेगा, ठीक है। तो वहां बोला हुआ है कि अगर कोई रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करता है तो उसे अपने बुक वैल्यू ऑफ एसेट को फेयर वैल्यू के साथ जो है एड पर करना पड़ता है, मतलब कर सकता है वो अगर ये मॉडल यूज कर रहा है। तो फिर उस केस में या तो उसे अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ सकता है या डाउनवर्ड, मतलब एसेट को रिवैल्यू करेगा मार्केट के साथ एड पर करने के लिए। अगर ओवर वैल्यूड है तो कम करेगा, अगर अंडर वैल्यूड है तो इंक्रीज कर देगा, ठीक है। तो वही चीज हम लोगों ने यहाँ पर देखा। अब मैंने देखो एंट्री में दोनों जगह पे रिवैल्यूएशन डेबिट और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट किया है, लेकिन एस हमें बोल रहा है कि हम लोग इसको और भी अच्छे तरीके से इसका एंट्री कर सकते हैं। जब हम लोग का रिवैल्यूएशन डेबिट होगा यानी लॉस होगा, तब हम लोग इसे पीएल में चार्ज करेंगे, और जब क्रेडिट होगा तो रिवैल्यूएशन नहीं लिख के रिवैल्यूएशन रिजर्व लिखना पड़ेगा, ठीक है। ये हम बताते हैं। अब हम जो तुम लोग के लिए जरूरी है वो बताते हैं। ये मैंने जस्ट तुम लोग को बताया थोड़ा सा कि ये अचानक से ये रिवैल्यूएशन क्यों करेंगे। अगर तुम लोग के दिमाग में ऐसा आएगा कि रिवैल्यूएशन क्यों करेंगे, तो रिवैल्यूएशन वही करेंगे जो ऑर्गेनाइजेशन रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं। तो वो फिर अपने एसेट का बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू के साथ एड पर करने के लिए रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपवर्ड या डाउनवर्ड करेंगे, ठीक है। इतना समझो। अब देखो जो चीज हमें पढ़ना है दैट इज ये वाला पॉइंट। यहाँ पर 4 केस हम लोग पढ़ेंगे, केस 1, 2, 3 और 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखते हैं पहले मूवमेंट इन प्राइसेस। यहाँ पर ट्रीटमेंट, यहाँ लिखेंगे फर्स्ट रिवैल्यूएशन, फर्स्ट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन, सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन। ये रूल्स भी एएस में ही लिखा हुआ है। फिर यहाँ पर लिखेंगे फर्स्ट रिवैल्यूएशन, यहाँ लिखेंगे सेकेंड रिवैल्यूएशन। ट्रीटमेंट को हम थोड़ा सा हटा के बीच में लिखते हैं। अब ये टेबल फॉर्मेट बना लेंगे। यहाँ पर ये हो गया। अच्छा, इसके बाद
यहाँ लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट टाइम मान लो हम लोग का अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, यहाँ भी लाइन लगा लेते हैं। यहाँ तो सिर्फ प्लस माइनस ही लिखेंगे, जगह हम लोग को इधर चाहिए ज्यादा, इधर जगह ज्यादा चाहिए, तो हम यहाँ पर लिखते हैं फर्स्ट टाइम मान लो हम लोग का हुआ है अपवर्ड रिवैल्यूएशन। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो रिवैल्यूएशन किया उसमें हमें अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने का जरूरत हुआ, तो एंट्री क्या होगा, ये वाला होगा अपवर्ड होने से फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन के जगह हम लोग लिखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, मतलब देखो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्या होता है, कैपिटल नेचर का रिजर्व होता है। रिजर्व का मतलब क्या है, जब हम लोग प्रॉफिट से कोई हिस्सा हटा के रखते हैं उसे बोला जाता है रिजर्व। अब रिजर्व ना कैसा होता है, कुछ जो होता है फ्री रिजर्व भी होता है, कुछ होता है कि जो रिजर्व फ्री नहीं होता है। फ्री रिजर्व का मतलब नॉर्मली कंपनी अकाउंट्स में अगर देखोगे तो वो रिजर्व जिसको हम लोग डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और फ्री रिजर्व का मतलब होता है अगर कंपनी अकाउंट्स के अलावा हम लोग बोले ऐसा रिजर्व जिसको हम लोग नॉर्मली यूज कर पाएंगे लेकिन जिसमें रेस्ट्रिक्शन होगा, वो फ्री रिजर्व नहीं होगा। ठीक है, हम लोग यहाँ पर फ्री रिजर्व का बात नहीं कर रहे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व का, जो एसेट को रिवैल्यूट करते हुए क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रिजर्व है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखेंगे एंट्री ऐसे लिखेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये एंट्री होना चाहिए जब हम लोग का अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा। ठीक है, अच्छा अब सब्सिक्वेंट मतलब उसके बाद, मतलब फर्स्ट ईयर हम लोगों ने रिवैल्यूएशन किया, उसके बाद अगर फिर से रिवैल्यूएशन हो रहा है और वो भी अपवर्ड हो रहा है तो एंट्री क्या होगा, तो फिर से एज इट इज एंट्री होगा, फिर से ऐसे एंट्री हो जाएगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, रिवैल्यूएशन रिजर्व। ठीक है, ये इसमें कुछ नया बात नहीं है, नॉर्मल मैंने कहा कि अगर हम लोग का फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन हुआ है और वो अपवर्ड हुआ है तो रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होगा, फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा, क्योंकि मेरा एसेट का वैल्यू बढ़ रहा है तो फिक्स्ड एसेट डेबिट। और क्या हो रहा है, हम लोग कोई परचेज नहीं कर रहे तो कैश या बैंक लिखेंगे, हम लोगों ने रिवैल्यूएशन करके एसेट का वैल्यू को बढ़ाया जिसको हमें ट्रांसफर करना होता है रिवैल्यूएशन रिजर्व में, हो गया। अच्छा अब अगर हम लोग का रिवैल्यूएशन हुआ है और वो फर्स्ट टाइम हुआ है और वो कम हुआ है, मतलब डाउनवर्ड हुआ है, तो एंट्री क्या होगा, डाउनवर्ड होने से हमें इसका एंट्री कैसे करना है, हम लोग को रिवैल्यूएशन डेबिट नहीं लिखना है, क्या लिखने के लिए बोला गया है, पीएल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट करने के लिए बोला गया है टू फिक्स्ड एसेट। देखो फिक्स्ड एसेट क्रेडिट तो होगा ही लेकिन रिवैल्यूएशन को डेबिट नहीं करना है, हमें पीएल को डेबिट करना है। बताते हैं लॉजिक क्या, एक्चुअली जो प्रूडेंस नेचर होता है ना अकाउंटिंग का, उसमें क्या होता है कि लॉस हम लोग रिकॉर्ड कर सकते हैं पहले से ही, लेकिन जो प्रॉफिट होता है ना, ये देखो ये कोई बिजनेस का अर्न किया गया प्रॉफिट नहीं है, ये कोई सेल करके प्रॉफिट नहीं हुआ है कि हम लोग इसमें पीएल लिख दें, लेकिन लॉस होने से हम लोग उसे बिजनेस मतलब पीएल में चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, अभी देखो इसके बारे में बोलेंगे तो बहुत सारा चीज बोलना पड़ेगा, ज्यादा हमें जरूरत नहीं है, डिप्रिसिएशन चैप्टर इसीलिए हम ज्यादा इस पे नहीं बोल रहे, कभी दूसरे पॉइंट में आएगा तो बोलेंगे। रिवैल्यूएशन रिजर्व जो है क्रेडिट होने से लिखना है और लॉस होने से पीएल को डेबिट करना है, वहां पर रिजर्व को हम लोग डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि इसका दूसरा रूल्स है, हम बताएंगे अभी समझ में आएगा। फिर अगर हम लोग का फिर से डाउनवर्ड जो है सब्सिक्वेंट रिवैल्यूएशन भी डाउनवर्ड हुआ, प्लस मतलब अपवर्ड बताने के लिए हम कर रहे हैं, माइनस मतलब डाउनवर्ड बताने के लिए कर रहे हैं, तो फिर से क्या एंट्री हो जाएगा, फिर से एंट्री हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट, टू फिक्स्ड एसेट, ये हो जाएगा। ये ठीक था, यहां तक अभी नॉर्मल बात ही किया हम लोगों ने कि अगर मेरा रिवैल्यूएशन अपवर्ड है तो फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, अगर डाउनवर्ड है तो पीएल टू फिक्स्ड एसेट। ठीक है, और दोनों बार ये सेम चीज हो रहा है, मतलब पहले भी अपवर्ड फिर अपवर्ड, पहले भी डाउनवर्ड अगेन डाउनवर्ड, तब ऐसे होगा। लेकिन अगर हम लोग का ऐसा कंडीशन हुआ कि पहले हुआ है अपवर्ड, ठीक है, तो क्या एंट्री होगा, तो एंट्री तो यही वाला होगा, ये देखो एंट्री यही वाला होगा, फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। देखो यहां पर लिखते हैं फिक्स्ड एसेट
टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। और सेकेंड टाइम सब्सिक्वेंट, ठीक है, मतलब लगातार हो रहा है ना, तो सब्सिक्वेंटली अगर नेगेटिव में हुआ, ठीक है, मतलब पहले हुआ अपवर्ड उसके बाद हुआ डाउनवर्ड, तो क्या करना है, तो रूल्स क्या बोल रहा है, अब सुनो, अब ध्यान से सुनना है। तो रूल्स हमें बोल रहा है, लिखवा देते फिर समझाएंगे। यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट देन पीएल। मतलब ये क्या हुआ, कुछ नहीं समझ में आया, देखो हम बताते ये वाला पॉइंट क्या बोल रहे हैं। सपोज कि एक एसेट को हम लोगों ने फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन किया, जैसे देखो हम एक एग्जांपल यहाँ पर देते छोटा सा, जैसे मान लो एक एसेट का वैल्यू था हम लोग का 100, ठीक है, हम लोगों ने उस एसेट के वैल्यू को क्या कर दिया है, फिक्स्ड एसेट के वैल्यू को हमें करना है 20 इंक्रीज करके 120 करना है, ठीक है। तो 20 से रिवैल्यूएशन किया, तो हम लोग एंट्री क्या करेंगे, हम यहाँ पर जस्ट समझा रहे, ठीक है, उसके बाद ये डेटा हटा देंगे, तुम लोग अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो हम लोग फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट 20 करेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व 20 करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब सेकेंड टाइम एसेट का वैल्यू कम होने वाला है, तो ये 120 का भी एसेट था, अब मान लो एसेट का वैल्यू हो जाएगा 80, ठीक है, एसेट का वैल्यू 80 हो जाएगा। तो इसका मतलब कितना रिवैल्यूएशन होगा, अगर एसेट का वैल्यू 80 हो जाएगा, ये हम लिख देते हैं कि ये रिवैल्यूएशन हुआ, रिवैल्यूएशन करके ये एसेट का वैल्यू अभी करेंटली हुआ है। अब हम लोग चाहते हैं कि एसेट का वैल्यू मान लो 90 हो जाएगा, तो कितने से कम हुआ, 40 से। अब हम लोगों ने डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन किया, कितने से, 40 रुपीज से किया, ठीक है। तो एंट्री क्या बोल रहा है, एंट्री तो हमें बोलता है कि पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट करो, लॉस हुआ तो देखो हम लोग क्या सोच रहे हैं, हम लोग सोच रहे हैं कि ऐसे कर देंगे, पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट कितने से करेंगे, 40 रुपीज से। लेकिन रूल्स क्या बोल रहा है, AS10 क्या बोल रहा है, AS10 बोल रहा है कि अगर हमारा सब्सिक्वेंट में अगर हम लोग रिवैल्यूएशन कर रहे हैं और पहले अपवर्ड था अभी डाउनवर्ड हुआ है, तो जो लॉस हुआ है वो पूरा पीएल में चार्ज मत करो। अगर पहले से कुछ प्रॉफिट है, जैसे कि यहाँ पर 20 का प्रॉफिट है, तो पहले उसे एडजस्ट करना है। क्यों, क्योंकि सेम कैटेगरी में है, वही एसेट को पहले हम लोगों ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया था, तो हमारा 20 क्रेडिट हुआ था। अब डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन के रीजन से 40 रुपीज जो है डेबिट हो रहा है, ठीक है। तो 40 फुल्ली पीएल में चार्ज मत करो, यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट, मतलब हम लोग ऐसे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन रिजर्व में हमारे पास 20 रुपीज का प्रॉफिट पड़ा है, हम लोग इसे यूज करेंगे, ठीक है। और पीएल में कितना लगाएंगे फिर 20 रुपीज, और फिक्स्ड एसेट को कितने से डाउन करेंगे, 40। फिक्स्ड एसेट तो हमारा 40 से ही डाउन होगा, लेकिन डाउन पूरा उसका इंपैक्ट पीएल में नहीं जाएगा अगर पहले से हमारे पास कोई रिवैल्यूएशन रिजर्व है तो इसीलिए जस्ट एक लैंग्वेज में मैंने लिखा है, यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट देन पीएल, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व यूज करो फिर पीएल, अगर है तो। अगर नहीं है तो फिर पूरा पीएल में जाएगा। अगर मान लो हमारे पास पहले से रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ नहीं है तो पूरा पीएल में जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा पीएल में चला जाएगा। अब मान लो ऐसा होता कि रिवैल्यूएशन रिजर्व में 20 है और हम लोग का डाउनवर्ड भी 20 हुआ है, तो फिर पीएल का कोई जगह ही नहीं होता। मतलब मान लो हम लोग अगर इसको जो डाउन कर रहे हैं वो अगर 20 से ही डाउन करते, ठीक है, ये तो मैंने 40 का दिखाया, अब मान लो हम लोग 20 से डाउन करके 100 में ला रहे हैं, सपोज ये हम समझाने के लिए कर रहे हैं डेटा, तो हम लोग का पीएल में 20 होना चाहिए, लेकिन हम लोग 20 पीएल में चार्ज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी 20 है, तो हम लोग उसमें फिर एंट्री करेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व टू फिक्स्ड एसेट करके 20, ठीक है, अगर हम लोग 20 से डाउन करेंगे। तो ये कंसेप्ट था, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट अगर हम लोग का पहले प्रॉफिट हुआ था, मतलब रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट हुआ था अपवर्ड के वजह से, फिर सेकेंड टाइम डाउनवर्ड किया, तो जो लॉस है वो फुल्ली पीएल में मत सेंड करो, पहले से जो रिजर्व है उसको यूज करो, फिर अगर हमारा पूरा लॉस राइट ऑफ नहीं हो रहा है तब हम लोग को उसको पीएल में चार्ज करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने बोला था ये डेटा हटा देंगे, तो मैंने इसीलिए हटा दिया, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना इससे रिलेटेड, इसीलिए अगर तुम लोग लिखना चाहते हो तो मैंने पहले ही बोला था लिख लो, ठीक है। अच्छा, अब देखो क्वेश्चन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं लिखे हो तो भी समझ जाओगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फोर्थ नंबर में रिवर्स कंडीशन, पहले नेगेटिव हुआ उसके बाद अगर पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, तो पहले जो नेगेटिव हुआ उस पे हम लोग का क्या ट्रीटमेंट होगा, जब पहले डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ है उस पे हम लोग का एंट्री होना चाहिए ऐसे, डाउनवर्ड पे होता है पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट,
ये फर्स्ट टाइम हुआ डाउनवर्ड। अच्छा, अब पॉजिटिव हुआ है तो क्या करेंगे, इसमें लिखना है फर्स्ट लॉस शुड बी सेट ऑफ देन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, देन ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। ये भी समझाते हैं, ये भी समझा देते हैं, देखो कैसे होगा। एक सेकेंड, ये कंप्लीट हो गया है, बस इतना ही लिखना है। क्लोज, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला समझाते हैं। देखो यहाँ पर अगर पीएल मेरा पहले रिवैल्यूएशन लॉस हुआ था, मतलब हम ऐसा एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं जहां पर मेरा एसेट था, फिक्स्ड एसेट था सपोज 120 का, ठीक है। फिर हम लोगों ने उसमें से 20 कम करके उसे 100 कर दिया, मतलब हम लोगों ने पीएल डेबिट किया है 20 रुपीज से, फिक्स्ड एसेट को क्रेडिट किया है 20 रुपीज से। ये कंडीशन मैंने बताया, ये रिवैल्यूएशन डाउनवर्ड किया। अच्छा, फिर हम लोगों ने अपवर्ड रिवैल्यूएशन किया, तो अभी एसेट 100 का है, हम लोगों ने उसे 40 से बढ़ा दिया, यानी 140 कर दिया। तो हम लोगों को क्या लगेगा, एंट्री क्या होना चाहिए, फिक्स्ड एसेट टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है। कितना कितना, 40। लेकिन हमें रूल्स क्या बोल रहा है, नहीं, अगर पहले हमारा इस रिगार्डिंग कोई लॉस है तो उसे सेट ऑफ करो। जैसे मान लो बिजनेस में मेरा प्रीवियस ईयर में 50,000 का लॉस हुआ था, ठीक है, और इस बार मुझे 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो इसको सेट ऑफ कर दो। मतलब हम ये बोलेंगे कि मेरा 1,30,000 का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। क्यों, क्योंकि हम पिछले बार के लॉस को सेट ऑफ कर रहे हैं। वैसे ही तो यहाँ पर देखो प्रीवियसली लॉस है 20, हम लोग इस लॉस को सेट ऑफ करेंगे, तो इसके जगह ये एंट्री नहीं कर सकते, इसके जगह हमें कौन सा एंट्री करना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट तो हमारा इंक्रीज होगा कितने से, 40 से, लेकिन उसका इंपैक्ट कहां कहां दिखेगा। देखो फिक्स्ड एसेट डेबिट होगा 40 से, लेकिन हम लोग उसको कहां दिखाएंगे, पहले यहाँ पर लिखेंगे रिवैल्यूएशन रिजर्व 40 है, तो इसमें से हम लोग पीएल को राइट ऑफ करेंगे, तो 2 हो जाएगा पीएल। पीएल को कितने से राइट ऑफ करेंगे, 20 से, तो रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना जाएगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व में चला जाएगा 20, ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट 40 से ही बढ़ेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन पूरा रिवैल्यूएशन रिजर्व में नहीं जाएगा, इसमें 20 जाएगा। बाकी 20 को हम लोगों ने पीएल को राइट ऑफ करने के लिए यूज कर लिया, ठीक है। राइट ऑफ का मतलब जो लॉस था उसे राइट ऑफ करने से, लॉस डेबिट था तो वो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। जैसे डेटर डेबिट होता है, जब डेटर पेमेंट कर देता है उसे क्रेडिट कर देते हैं, तो राइट ऑफ का मतलब तो यही होता है ना, पीएल डेबिट हुआ था तो पीएल जो लॉस जिस रिगार्डिंग हुआ था हम लोगों ने उस लॉस को राइट ऑफ कर दिया अवेलेबल प्रॉफिट को यूज करके, ठीक है। तो ये सेकेंड दो पॉइंट, लास्ट सेकेंड दो पॉइंट ही हमें समझने वाला पॉइंट था, ठीक है। तो अब इस पे कैसा क्वेश्चन होगा वो हम लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, ये वाला देखो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है अमेजिंग ग्रुप हैड प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट विद अ बुक वैल्यू ऑफ 35 लाख। अमेजिंग ग्रुप बोल के कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसके पास प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट है बुक वैल्यू के साथ 35 लाख। ऑन 31st December 2019 द बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन दैट डेट वाज 3 लाख, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व या सरप्लस एक ही बात है, ठीक है। रिजर्व सरप्लस वर्ड एक ही होता है। रिवैल्यूएशन सरप्लस जो है इनके पास 3 लाख का है, और इनका जो एसेट है उसका बुक वैल्यू है 35 लाख, ठीक है। अच्छा, अब मतलब अगर इसका बैलेंस शीट बनाओगे ना तो ये कैसे देखने में लगेगा, देखो हम बताते हैं। अगर हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं, ये देखो छोटा सा एक बैलेंस शीट बना के दिखाते हैं। तो यहाँ पर पीपीई यानी कि फिक्स्ड एसेट, पीपीई कितने का दिख रहा है, ये देखो पीपीई बता दिया है ना 35 लाख, यहाँ पर बुक वैल्यू दिख रहा है 35 लाख। और रिवैल्यूएशन रिजर्व ये क्रेडिट आइटम होता है, ठीक है। रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है, प्रॉफिट भी तो क्रेडिट होता है ना, तभी तो लाइबिलिटी साइड जाता है, ठीक है। ये लाइबिलिटी, ये एसेट, ये जस्ट हम समझा रहे हैं। रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना है, 3 लाख, ठीक है। यहाँ पर ये कौन से डेट का बात हो रहा है,
31 दिसंबर 2019, एक्चुअली ये बैलेंस शीट 31 दिसंबर 2019 में इनका ये बैलेंस शीट कुछ ऐसे देखने में लग रहा है। बैलेंस शीट का बात बोला नहीं, हम तुम लोग को समझा रहे, ठीक है, मतलब बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है ऐसा कुछ नहीं बोला है, हम समझा रहे कि ये कैसे इनका फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिख रहा होगा। एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस, ये इनका देखो प्रैक्टिस है ऑफ रिवैल्यूइंग एसेट ऑन ईयरली बेसिस, मतलब ये कौन सा मॉडल यूज करते हैं, इसीलिए मैंने ये पॉइंट बताया। देखो ये रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करते हैं, इसीलिए बोला है पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस, मतलब ये इस मॉडल को फॉलो करते हैं, इसीलिए ईयर टू ईयर ये अपने एसेट्स को रिवैल्यूड करते हैं। द एसेट्स ऑन ईयरली बेसिस, रिवैल्यूइंग द एसेट्स ऑन ईयरली बेसिस। देखो ये लाइन समझने के लिए वो पॉइंट मुझे बताना जरूरी था। अनदर रिवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 2019, ठीक है। अब बोल रहा है कि फिर से ये लोग जो है रिवैल्यूएशंस करेंगे 31 दिसंबर 2019 को। इवैल्यूट द इम्पैक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, हमें क्या करना है, रिवैल्यूएशंस का इम्पैक्ट दिखाना है। इफ फेयर वैल्यू एज ए रिजल्ट ऑफ रिवैल्यूएशन डन ऑन 31 दिसंबर 2019 वाज 37 लाख, 33 लाख, 31 लाख, तीन अलग अलग केसेस दिया है। ऑल्सो गिव द जर्नल इंट्रीज, बोल रहा है कि रिवैल्यूएशन का इम्पैक्ट बताओ अगर फेयर वैल्यू में, फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करने के लिए एसेट का वैल्यू हम लोगों ने फेयर वैल्यू कितना रखा है, ये देखो फेयर वैल्यू यानी मार्केट वैल्यू कितना दिख रहा है, पहला केस 37 लाख, देखो फिर 33 लाख, फिर 31 लाख, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है। अच्छा अब देखो यहाँ पर सबसे पहले केस ए, केस ए लिखते हैं, देखो इसका सोल्यूशन कैसे होगा, यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन नंबर 5A, ठीक है। फेयर वैल्यू है एसेट का, हम इस तरीके से शॉर्ट में लिख रहे हैं, फेयर वैल्यू है 37 लाख, ठीक है। बुक वैल्यू है एसेट का, ये देखो बुक वैल्यू ये वाला है और उसके साथ साथ रिवैल्यूएशन रिजर्व इतना है। अच्छा अब अगर हमें अपने बुक वैल्यू को फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करना पड़ेगा, वही तो बोला है ना, देखो क्या बोला है यहाँ पर, अमेजिंग ग्रुप हैड पीपीई विद ए बुक वैल्यू ऑफ 35 लाख ऑन 31 दिसंबर, द बैलेंस इन रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑन दैट डेट वाज 3 लाख, मैंने दोनों को ड्रॉ करके दिखा दिया। एज पार्ट ऑफ देयर प्रैक्टिस ऑफ रिवैल्यूइंग द एसेट्स ऑन ईयरली बेसिस, अनदर रिवैल्यूएशन वाज कैरिड आउट ऑन 31 दिसंबर 2019, evaluate the impact of revaluation if the fair value as a result of revaluation done on 31st December 2019 37 लाख, 33 लाख, 31 लाख, ये अगर फेयर वैल्यू के साथ ऐड पर करने के बाद रिवैल्यूएशन होके एसेट का वैल्यू ये हुआ है तो उसका इम्पैक्ट बताओ। तो हम एक बता देते हैं, देखो जैसे यहाँ पर फेयर वैल्यू है 37 लाख, ठीक है, ये जीरो ठीक से लिखते हैं, ये है 37 लाख और बुक वैल्यू कितना था 35 लाख, तो 37 लाख तक लाने के लिए इनको अपने एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन करना पड़ा होगा। तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन करने से एंट्री क्या होगा, एसेट का वैल्यू बढ़ेगा यानी पीपीई अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू क्या हो जाएगा, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व, ठीक है, टू रिवैल्यूएशन रिजर्व। अब देखो पहले क्या हुआ था, रिवैल्यूएशन रिजर्व बना हुआ था, मतलब पहले भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ था ये वाला और अभी भी अपवर्ड रिवैल्यूएशन हुआ, तो नॉर्मल एंट्री करेंगे कितने का, 37 और 35 का गैप यानी कि 2 लाख का, ये एंट्री हो जाएगा, ठीक है, पहला केस ए। अब केस बी, उसमें देखते हैं क्या बोला है, फेयर वैल्यू है 33 लाख, फेयर वैल्यू है 33 लाख और पीपी है 35 लाख, मतलब हमें डाउनवर्ड करना पड़ेगा, तो पहले अपवर्ड हो चुका था क्योंकि इसीलिए तो 3 लाख जो है रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा है, पहले अपवर्ड हो चुका था अब डाउनवर्ड हो रहा है, ये देखो पहले अपवर्ड हो चुका था अब डाउनवर्ड हो रहा है, मतलब ये वाला केस है, ठीक है। अब हम लोग कैसे एंट्री करेंगे, तो पहले देखो हम लोग का कम कितने से हो रहा है, 35 लाख का एसेट 33 लाख से कम हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग के दिमाग में क्या आएगा, कैसे एंट्री करना पड़ेगा, हम लोग ऐसे एंट्री करेंगे, ऐसा सोच रहे होंगे, देखो ऐसा ऐसा सोचेंगे हम लोग पहले, पीएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट पीपीई, ठीक है, टू पीपीई, ऐसा तुम लोग सोचोगे कि मुझे करना है 2 लाख, लेकिन ये अप्रोच जो है गलत हो जाएगा, ठीक है, ये अप्रोच हम लोग का गलत हो जाएगा, क्यों गलत होगा, क्योंकि ये
फर्स्ट टाइम रिवैल्यूएशन नहीं है, ये सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन, और इसके पहले रिवैल्यूएशन करके हमारा प्रॉफिट आया था, ठीक है। तो इसका मतलब ये पूरा लॉस पीएल में नहीं जाएगा, हम लोग इस लॉस को जो है प्रॉफिट के साथ सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ था, देखो अगर ऐसा होता है कि पहले प्लस फिर माइनस, तो यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट देन पीएल, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज करना है इस लॉस को दिखाने के लिए। तो बोलो एंट्री क्या होगा, कौन बता सकता है एंट्री में क्या लिखे? बोलो इसमें एंट्री में क्या लिखे? बोलो एंट्री में क्या लिखे? यहाँ पर हम लोग का प्रॉफिट है 3 लाख सेम टास्क के लिए, ठीक है। अब उसी टास्क में हम लोगों ने लॉस किया है 2 लाख का, तो सेट ऑफ करना है, तो पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व को यूज कर सकते हैं। तो मेरा लॉस 2 लाख है जिसे हम रिवैल्यूएशन रिजर्व से यूज कर सकते हैं, तो मुझे 2 लाख का लॉस राइट ऑफ करना है, और उसके लिए मेरे पास 3 लाख प्रॉफिट अवेलेबल है। तो मेरा एंट्री क्या होगा? तो एसेट तो मेरा 2 लाख से कम होगा ही होगा, ये तो पीपीई 2 लाख मुझे लिखना ही पड़ेगा। डेबिट क्या करे, बोल रहे हैं कि पूरा पीएल को डेबिट मत करो, अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ है तो उसे पहले यूज करो, ठीक है, लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ एंट्री क्या लिखे, बोलो यहाँ पर कितना लिखे, सोच के बताओ, हम 2 मिनट देते हैं, सोच के बताओ क्या लिखे। ये तो रिवैल्यूएशन रिजर्व है, लॉस को पीएल में मत दिखाओ पूरा, क्योंकि पहले से मेरे पास प्रॉफिट, जैसे अभी मैंने बिजनेस के प्रॉफिट का एग्जांपल दिया ना, वैसे ही कि हम लोग का 50,000 का लॉस था प्रीवियसली, करेंटली 1,80,000 का प्रॉफिट है। तो ये मत बोलो कि करेंटली 1,80,000 का प्रॉफिट है, ये बोलो कि करेंटली 1,30,000 का प्रॉफिट है। वैसे ही मेरा 2 लाख का पीएल जनरेट नहीं करना है, क्योंकि मेरे 3 लाख का प्रॉफिट है, तो मुझे क्या एंट्री यहाँ पास करना चाहिए? कितना दिखाएं, बोलो। मेरा 2 लाख का लॉस, ये 3 लाख के प्रॉफिट से हम राइट ऑफ नहीं कर पाएंगे? मुझे एक चीज बताओ, क्या मेरा 3 लाख का प्रॉफिट से 2 लाख का लॉस जो है सेट ऑफ नहीं हो पाएगा? सेट ऑफ तो होगा ना, मेरे पास 2 लाख का लॉस हुआ है वो तो मुझे पता है, लेकिन उसको मुझे पीएल में चार्ज नहीं करना है पूरा। अगर मेरे पास पहले से सेम कैटेगरी में प्रॉफिट अवेलेबल है, तो यहां से मुझे बोल रहा है पहले लॉस को राइट ऑफ करो, लॉस राइट ऑफ करने के लिए पहले रिजर्व का यूज करो, रिवैल्यूएशन रिजर्व, फिर कम पड़ता है तो पीएल का यूज करो। अब तो मुझे बोलो एंट्री क्या होगा? मैंने इतना सारा यहाँ पर जो लिख के बताया, तो कुछ तो बोलो। रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट हुआ। कितने से? बोलो ठीक बोल रहे हो, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट होगा कितने से? बोलो गलत होगा तो होगा, बोलो कितने से 3 होगा? लाख। अच्छा, अगर हम लोग 3 लाख लिखते हैं तो क्या मुझे प्लांट को 3 लाख से कम करना है कि 2 लाख से कम करना है, मुझे ये बताओ। 2 लाख से कम करना। 2 लाख से कम करना है, तो मुझे कितना लेना पड़ेगा? अगर तुम्हारे पास 10 रुपए है, तुम्हें 3 रुपीज का जरूरत है, तो तुम 3 रुपीज ही लोगे, 10 रुपए क्यों लोगे? तो अगर मुझे 2 लाख का जरूरत है तो हम प्रॉफिट से कितना ले? नहीं तो मेरा डेबिट क्रेडिट तो टैली नहीं हो रहा है। और वैसे भी लॉजिकली सोचो कि मुझे अगर 2 रुपए का जरूरत है तो हम 2 रुपए लेंगे ना, 5 रुपए क्यों लेंगे? तो मुझे यहाँ पर कितना लिखना चाहिए, 3 लाख लिखे या कितना लिखना चाहिए? 2 लाख। 2 लाख। अब देखो इसका इसका इम्पैक्ट भी बता देते, थोड़ा सा बोलने में दिक्कत होगा लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर जो बैलेंस शीट इसके बाद दिखेगा, तो यहाँ रिवैल्यूएशन रिजर्व दिख रहा था 3 लाख, उसमें से हम लोगों ने यूज कर लिया है 2 लाख, तो अभी रिवैल्यूएशन रिजर्व में कितना बचा हुआ है? 1 लाख बचा हुआ है, ठीक है। ये ऐसे हो रहा है, अभी यहाँ पर 1 लाख बचा हुआ है, और पीएल 0, पीएल का यहाँ कोई इम्पैक्ट आया ही नहीं, ठीक है। जो लॉस था वो रिवैल्यूएशन रिजर्व से ही राइट ऑफ हो गया, पीएल में उसे चार्ज करने का जरूरत ही नहीं हुआ, ठीक है। पीएल में उसे चार्ज करने का जरूरत नहीं हुआ। जैसे अगर मान लो किसी का हाफ ईयरली एग्जाम में जो है तबीयत ठीक नहीं था, ठीक है, और या फिर मान लो हाफ ईयरली में उसका अच्छा एग्जाम हुआ है, एनुअली में उसका नहीं हुआ है, क्योंकि एनुअली में वो उतना अच्छे से एग्जाम नहीं दे पाया ड्यू टू हेल्थ इश्यूज, ठीक है। तो क्या किया जाता है, हाफ ईयरली से उसे सेट अप किया जाता है ना, कि ठीक है भाई इसने पहले अच्छा ही एग्जाम दिया था, ये कुछ हेल्थ इश्यूज की वजह से ऐसे हो गया, तो जैसे सेटअप होता है ना, वैसे ही यहाँ पर सेटअप होगा। अब सेटअप कैसे होगा? अकाउंट्स के साथ अकाउंट्स का, लॉ के साथ लॉ का, वैसे ही रिवैल्यूएशन रिजर्व के साथ रिवैल्यूएशन रिजर्व का ही ना सेटअप होगा, रिवैल्यूएशन के साथ रिवैल्यूएशन का। तो 3 लाख
लाख का मेरा रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट था, 2 लाख का मेरा रिवैल्यूएशन में लॉस आया, तो अगर इसे नेट करेंगे तो अभी मुझे दिखाना पड़ेगा कि मेरे रिवैल्यूएशन रिजर्व से मैंने कितना लिया, 2 लाख लिया, पीएल का क्रिएट करने का जरूरत नहीं पड़ा यहाँ पर, ठीक है। अब सी नंबर देखो, अगर ये समझ में आया तो सी नंबर बताने का कोशिश करो, गलत होगा तो कोई बात नहीं है, लेकिन बताओ। यहाँ पर फेयर वैल्यू देखो, फेयर वैल्यू कितना है, 31 लाख, फेयर वैल्यू है 31 लाख, ठीक है। और बुक वैल्यू, और ये तो दिया हुआ ही है, ये देखो बुक वैल्यू है 35 लाख और रिवैल्यूएशन रिजर्व में है 3 लाख, तो 31 लाख है। तो मेरा रिवैल्यूएशन में क्या हो रहा है, रिवैल्यूएशन, ये देखो हम बुक वैल्यू यहाँ पर लिख दे, यहाँ पर बैलेंस शीट बना देते हैं, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। बुक वैल्यू है हम लोग का पीपी का 35 लाख, ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं 35 लाख पीपी बोल के, पीपीई 35 लाख, बार बार पेज पलटने का जरूरत नहीं है, 35 लाख। और रिवैल्यूएशन रिजर्व है, यहाँ पर लिख देते हैं 3 लाख। अब वो समझ में आए तो ये भी बताने का कोशिश करो। पहले चेक करेंगे कि हम लोगों का रिवैल्यूएशन कैसे करना पड़ेगा, डाउनवर्ड 31 लाख में मुझे लाना है, हमेशा मुझे फेयर वैल्यू में अपने एसेट का वैल्यू लाना होता है, तो मेरा नॉर्मल एंट्री मेरे दिमाग में क्या जाएगा, मुझे मेरे फिक्स्ड पीपी को कम करना है, कितने से कम करना है, 4 लाख से, 4 लाख से कम करेंगे तभी ना 35 लाख का एसेट 31 लाख आएगा, तो डेबिट किसको करेंगे, तो दिमाग में आएगा कि पीएल को डेबिट करना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब चेक भी तो करना पड़ेगा, क्या ये मेरा पहला बार का रिवैल्यूएशन है, नहीं, ये सेकंड टाइम रिवैल्यूएशन है, ऑलरेडी हम लोगों का 3 लाख का रिवैल्यूएशन रिजर्व बना हुआ है। अच्छा, तो पूरा लॉस पीएल में नहीं देना पड़ेगा, ठीक है, पूरा ये हम लिख लिख के क्यों काट रहे हैं, ताकि बाद में तुम लोग को समझ में आए, तो ये एग्जाम में से लिख के काटना नहीं है, ठीक है, ये हम समझा रहे हैं। तो हम लोगों का पूरा लॉस हुआ है 4 लाख का, ठीक है। अब ये पूरा लॉस पीएल में नहीं देंगे, अगर मेरे पास पहले से रिवैल्यूएशन रिजर्व पड़ा हुआ है, तो वही तो मैंने लिखा है ना, यूज रिवैल्यूएशन रिजर्व फर्स्ट देन पीएल, ट्रीटमेंट सेम होगा, पीएल का जो ट्रीटमेंट है वही होगा, लेकिन उसके लिए अगर रिवैल्यूएशन रिजर्व में कुछ है तो उसे यूज कर लो, उसके बाद पीएल का यूज करो। तो यहाँ पर मुझे बताओ एंट्री क्या होगा, देखो मेरा क्रेडिट एंट्री तो पीपी का 4 लाख ही होगा, इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। मुझे डेबिट अमाउंट बताओ क्या क्या लिखना चाहिए, डेबिट में भी 4 लाख ही आना चाहिए, लेकिन कैसे लिखे ये बताओ, कितना लिखना चाहिए, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व का यूज करो, हाँ बोलो। मैम रिवैल्यूएशन रिजर्व का 3 लाख और पीएल का 1 लाख। करेक्ट, रिवैल्यूएशन रिजर्व डेबिट 3 लाख, ये पूरा यूज कर लेंगे। देखो अब जैसे ये लिखा ना, ये कम पड़ रहा है ना, मुझे तो अमाउंट का वेटेज देखना पड़ेगा, जैसे यहाँ 2 लाख हुआ था तो यहाँ से हम 2 लाख ही लेंगे, 3 लाख क्यों लें, ठीक है, और मेरा बाकी 1 लाख बचा हुआ रहेगा। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है, मुझे नीड है 4 लाख का, अवेलेबिलिटी है 3 लाख का, तो और भी मुझे चाहिए। जैसे मान लो तुम लोगों को एक फोन खरीदना है, ठीक है, तुम लोगों ने जो पैसा जमा किया है उसमें 8,000 बना, तुम्हें 10,000 का फोन लेना है, तो 2,000 क्या करोगे, घर से मतलब मम्मी पापा से बोल सकते हो कि मुझे चाहिए, ठीक है, या फिर जैसे भी। तो वही हम बोल रहे हैं, अगर हमारे पास जो जमा है उस पे अगर शॉर्टेज हो जाता है तो फिर तो हमें लॉस क्रिएट करना ही पड़ेगा, और यहाँ पर लॉस दिखाएंगे पीएल अकाउंट डेबिट बोल के, सिर्फ और सिर्फ 1 लाख का दिखाने से ही हो जाएगा, ठीक है, ये चीज हमें देखना है। अब अगर हम लोग बैलेंस शीट को देखेंगे, यहाँ पर रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना दिखेगा, 3 लाख था, पूरा यूटिलाइज्ड हो जाएगा, ये देखो ये पूरा यूज हो गया है 3 लाख का, तो ये जीरो हो जाएगा, ठीक है, ये जीरो दिखेगा, और पीएल बन जाएगा 1 लाख का, ठीक है, यहाँ पर पीएल बन जाएगा 1 लाख का, ये पीएल भी कहां पर दिखेगा, ये लॉस दिखेगा पीएल का, बेसिकली मतलब नेगेटिव वैल्यू दिखेगा 1 लाख का, ये लॉस है इसी वजह से, ठीक है, हम ये चीज समझाना चाह रहे थे। तो छोटा सा ही चीज है लेकिन समझने वाला है, ठीक है। तो क्या होगा, देखो ये जो एग्जाम्पल है इससे ही हम लोग आराम से समझ सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों को हमेशा एसेट के वैल्यू को फेयर वैल्यू तक लेके जाना है, तो 35 लाख है, इसे 37 लाख बनाना है, तो एसेट का अपवर्ड रिवैल्यूएशन होगा। और अगर दोनों बार ही अपवर्ड हो रहा है, क्योंकि ऑलरेडी एक बार अपवर्ड हो चुका है, दोनों बार ही अपवर्ड है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग दोनों बार उसको अपवर्ड रिवैल्यूएशन कर ली। प्रॉब्लम कब होता है, जब पहला एंड सब्सिक्वेंट में चेंजेस होता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, देन हमें कुछ सोचना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज हमें ज्यादा कुछ सोचने का जरूरत नहीं होता। अब यहाँ पर क्या होगा, फिर से देखो हम लोगों को ये एसेट को 33 लाख में डाउन करना है, तो 2 लाख से कम करना है, तो सबसे पहले ना जो दिमाग में आता है वही लिख लो, फिर चेक करो, अच्छा मेरे पास क्या इससे रिलेटेड कुछ प्रॉफिट अवेलेबल है, बिल्कुल है, मेरे पास इससे रिलेटेड प्रॉफिट अवेलेबल है, कितना, 3 लाख, तो लॉस हुआ है 2 लाख, तो 3 लाख से 2 लाख आराम से हम लोग राइट ऑफ कर सकते हैं, राइट ऑफ करने के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो यूज कर लिया।
तो यहाँ पर हो गया, जैसे देखो हम लोग का एक बिजनेस ए भी है और एक बिजनेस बी भी है, ठीक है। हम लोग बिजनेस ए भी करते हैं, बिजनेस यहाँ पर नहीं, एक बिजनेस ए है, मान लो उसमें फर्स्ट टाइम प्रॉफिट हुआ है, फर्स्ट ईयर में जो है प्रॉफिट हुआ है सपोज 10,000, ठीक है। और बिजनेस ए में सेकेंड ईयर में मान लो लॉस हुआ है 8,000, ठीक है, 8 या फिर 2,000। तो अगर हमें नेट करने का जो है परमिशन दिया गया है तो हम लोग ये करेंगे, हम लोग बोलेंगे कि अभी तक बिजनेस ए में हम लोग का 8,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। 10,000 प्रॉफिट, 2,000 लॉस, नेट करके 8,000। वैसे ही 3,000 का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट सेम एसेट पे और 2,000 का लॉस, ठीक है। तो नेट करने का मतलब ये नहीं कि नेट करके लिखो, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर ये दिखाना है कि हम लोग किस तरह से एंट्री करेंगे। तो रिवैल्यूएशन रिजर्व से हमें पीएल को सब्स्टिट्यूट कर देना है जितना तक सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो हम लोगों को पीएल को रिवैल्यूएशन रिजर्व से सब्स्टिट्यूट करना है 2 लाख से। क्या 2 लाख अवेलेबल है, लिख दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, हमें क्या करना है, पीएल को सब्स्टिट्यूट कर देना है रिवैल्यूएशन रिजर्व से, क्योंकि हमारा सब्सिक्वेंट रिजर्व, क्या हमारे पास 4 लाख अवेलेबल है, नहीं है, तो जितना है उतना लिखो, बाकी जितना शॉर्ट हो रहा है उसको पीएल में ट्रांसफर करो, सिंपल सा कंसेप्ट, ठीक है। तो ये हो गया, इस पे ज्यादा कुछ बोला नहीं है, छोटा सा पॉइंट है, बेसिकली ये बोल सकते हो ए से रिलेटेड पॉइंट है। अच्छा, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी ना थोड़ा सा टेक्निकल है, लास्ट होने को आ रहा है, यही लास्ट क्वेश्चन हम लोग का, और कुछ है भी नहीं। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, इसीलिए मैंने इसको सबसे लास्ट में करवाया। ये प्रोविजन से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन बहुत ही अलग टाइप का है। तो देखो बोल रहा है, ए फर्म्स प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट एज एट 31 December 2018 एंड द कॉरेस्पॉन्डिंग डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट ब्रोकन डाउन बाय ईयर ऑफ परचेज आर एज फॉलोज। देखो क्वेश्चन देने का तरीका ही अलग है, बोल रहा है कि एक फर्म में प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट है, ठीक है, जो 31 December 2018 तक का बना हुआ है, और उसपे क्या क्या डिप्रिसिएशन लगा है, प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन हमें बता दिए गए हैं और ब्रोकन डाउन करके दिया है परचेज वैल्यू के साथ, ठीक है। अब ये लैंग्वेज को, ये टेबल पढ़ने से काफी अच्छे से समझ में आएगा। देखो 2002 में एक एसेट परचेस किया गया था जिसका कॉस्ट था 2 लाख और जिसपे प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन मतलब अभी तक का लगा हुआ टोटल डिप्रिसिएशन 2 लाख। तो 2 लाख का एसेट, 2 लाख का डिप्रिसिएशन लग चुका है, क्या इसमें फ्यूचर में कोई डिप्रिसिएशन लग सकता है? मुझे एक चीज बताओ, क्या इस पे फ्यूचर में कोई डिप्रिसिएशन लग सकता है? नहीं। नहीं, ठीक है। ये क्वेश्चन लेकिन ध्यान से सुनो, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। फिर यहाँ पर 3 लाख का मेरा प्लांट एंड मशीनरी था, उसका कॉस्ट, ओरिजिनल कॉस्ट, और उस पे अब तक हम लोग 3 लाख रुपीस का डिप्रिसिएशन लगा चुके हैं, क्या इस पे आगे डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? तो सेम कंसेप्ट, नहीं लगेगा, ठीक है। तो सेम कंसेप्ट था, मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पूछेंगे, देखो 10 लाख का एसेट था, अभी तक डिप्रिसिएशन लगा है 9,50,000, क्या इस पे फर्दर डिप्रिसिएशन लगने का कोई चांसेस है? एसेट बचेगा तो जरूर लगेगा, एसेट बचेगा तो जरूर डिप्रिसिएशन लगेगा। तो बोलो डिप्रिसिएशन लगेगा कि नहीं लगेगा? हाँ मैम लगेगा। डिप्रिसिएशन लगेगा क्योंकि हम लोग का देखो एसेट बचा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर भी देखो 7 लाख का एसेट था, 5,95,000 तक ही डिप्रिसिएशन लगेगा, तो यहाँ पर भी आगे जाके फ्यूचर में डिप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ भी डिप्रिसिएशन लगेगा। क्यों? जब तक एसेट का कुछ ना कुछ बुक वैल्यू रहेगा डिप्रिसिएशन लगा ही सकते हैं। 5 लाख का एसेट था परचेस के टाइम पे, कॉस्ट 75,000 तक डिप्रिसिएशन लगा है, तो यहाँ भी डिप्रिसिएशन फर्दर लग सकता है। 18 में जो 3 लाख का एसेट था उस पे 15,000 ही डिप्रिसिएशन लगा है, तो इसमें भी फ्यूचर में डिप्रिसिएशन लग सकता है। ऐसे करके टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट है 30 लाख अप टू 31 December 2018 तक, और उस पे लगा हुआ टोटल वैल्यू ऑफ डिप्रिसिएशन है अब तक का 21,35,000, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो यहाँ पर क्या बोला है, डेप्रिसिएशन इज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन कॉस्ट। कॉस्ट मतलब ओरिजिनल कॉस्ट, यानी कि हम लोग का एसएलएम मेथड का बात हो रहा है, ठीक है। बोल रहा है कि डेप्रिसिएशन सारे एसेट्स पे कैसे लगते हैं, 10% पर एनम बेसिस यानी एसएलएम बेसिस पे लगते हैं। It is the company's policy to assume that all purchase, sales or disposal of plant occurred on 30th June in the relevant year for the purpose of calculating depreciation irrespective of the precise date on
which this event occurred. अब ये नया क्या बोला है देखो, it is company's policy, ये इस कंपनी का पॉलिसी है to assume, assumption ये है that all purchases, जितने भी परचेजेस होंगे किस चीज का, एसेट का, जितने भी सेल्स या डिस्पोजल होंगे किस चीज का, एसेट का, वो हम लोग 30th जून का ही डेट लिखेंगे, ठीक है, किसी भी रेलिवेंट ईयर में, चाहे वो ईयर 2002 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 17 हो, 18 हो या 19 हो, एसेट सेल और परचेज 30th जून हम लोग का फिक्स डेट है, चाहे वो किसी भी डेट पे क्यों ना हुआ हो, हम लोग अपना 30th जून ही लिखेंगे। ये क्यों करेंगे, क्योंकि ये इनका पॉलिसी है, ठीक है। ये लोग बोल रहे हैं कि हमें कोई डेट से मतलब नहीं है, एक्चुअल कोई डेट से हमें मतलब नहीं है, हम लोग सीधा सीधा 30th जून को सेल परचेज सारे एसेट्स का दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमें फॉलो करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है ड्यूरिंग द ईयर 2019 द ट्रांजैक्शंस टुक प्लेस। देखो क्या ट्रांजैक्शन है, देखते हैं। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अमाउंटेड टू 15 लाख। 2019 को हम लोगों ने 15 लाख का एक एसेट खरीदा, ठीक है, तो इसका एंट्री करना पड़ेगा। फिर बोल रहा है प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2008। 2018 में जो प्लांट हम लोगों ने खरीदा था 1,70,000 से, वो स्क्रैप्ड हो चुका है। तो 2008 में टोटल 3 लाख का प्लांट परचेज हुआ है, ठीक है। इसमें से 1,70,000 वाला जो है, जो 1,70,000 से परचेज हुआ था, वो हो चुका है स्क्रैप, ठीक है। तो बाकी जो 1,30,000 का है, उस पे फ्यूचर में डेप्रिसिएशन लग सकता है, लेकिन यहाँ देखो कंप्लीटेड है, मतलब ये स्क्रैप हो चुका है और ये भी खत्म हो चुका है डेप्रिसिएशन लगते हुए। इसके बारे में बोला नहीं है, लेकिन डेप्रिसिएशन अमाउंट हमें बता रहा है, ये भी स्क्रैप है, ये भी स्क्रैप है, लेकिन ये चीज को हमें बताया नहीं है, हमें खुद से समझना पड़ेगा। जब टोटल में 3 लाख डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो 1,70,000 वाला प्लांट अगर स्क्रैप हो गया है, तो इसका मतलब वो पूरा यूज हो गया है, बाकी का कुछ नहीं बता रहा है, लेकिन डेप्रिसिएशन हमें बता रहा है कि भाई बाकी भी स्क्रैप हो चुका है। ये हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, डेटा देख के समझना पड़ेगा। प्लांट दैट हैड बीन बॉट इन 2009 में ये वाला प्लांट ब्रॉट हुआ था, ठीक है, तो कितना है 10 लाख। तो लिखते हैं यहाँ पर देखो 10 लाख। बोल रहा है फॉर 90,000, इसमें से जो 90,000 वाला है, ठीक है, ये हो चुका है सेल, 90,000 वाला सेल हो चुका है 5,000 रुपीज में, ठीक है। तो बाकी जो है, बाकी कितना हो जाएगा 9,10,000, बाकी जो 9,10,000 वाला है वो अभी भी है, वो अभी भी है, ठीक है। और एसेट बचा हुआ है, दिख भी रहा है, क्योंकि डेप्रिसिएशन लगा है सिर्फ 9,50,000 तक, अभी भी एसेट बचा हुआ है जिसपे डिप्रिसिएशन लग सकता है। ये क्या है, ये है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट जो अभी भी हमारे पास है, और ये ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट जो सेल आउट हो चुका है। फिर प्लांट जो 2010 में परचेज हुआ था 7 लाख का, उसमें से 2,40,000 वाला सेल हो चुका है 15,000 पे, सेम वही वाला, ये देखो 2,40,000 इसका जो हिस्सा है वो सेल हो चुका है कितने से, 15,000 से। तो बाकी अमाउंट जो है वो हमारे पास रिमेनिंग है। तो बाकी कितना हो जाएगा, 7 लाख से 2,40,000 माइनस करने से ही पता चलेगा। तो 7 लाख से 2,40,000 माइनस करने से आ जाएगा 4,60,000, ठीक है। तो 4,60,000, ये देखो 4,60,000 वाला अभी भी है हमारे पास, ठीक है। अच्छा, फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं, हम लिखवाएंगे ये सब, जस्ट एक बार पढ़ के बता रहे हैं। फिर यहाँ पर देखो कैलकुलेट द प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। 31 दिसंबर 2019 में हमें प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के देना है, कैलकुलेट करके देना है। इन कैलकुलेटिंग दिस प्रोविजंस यू शुड बियर इन माइंड दैट इट इज कंपनीज पॉलिसी टू शो एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एज ए कंप्लीटली सेपरेट आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्या बोल रहा है, जब भी हम लोग प्रोविजंस कैलकुलेट करेंगे तब हमारे दिमाग में ये बात लेके हमें चलना है, दैट इज द कंपनीज पॉलिसी। कंपनी का पॉलिसी क्या है कि एनी प्रॉफिट और लॉस ऑन द सेल और डिस्पोजल और प्लांट वाज कंप्लीटली सेपरेट आइटम इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। मतलब हमें इसको क्या करना है, बेचने पे जो प्रॉफिट या लॉस होगा वो हमें दिखाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो तो हम लोग वैसे भी दिखाते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बोल रहा है यू आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर। इस क्वेश्चन पे हमें ये 3 लेजर बना के देना है, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, डिप्रिसिएशन प्रोविजन, सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है।
तो हमें 3 अकाउंट बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट में दिखाना है, मतलब ओरिजिनल कॉस्ट। और ये तुम लोग को अगर याद है, जब हम लोगों ने प्रोविजंस पे 2 क्वेश्चंस किए थे लगातार, तो वहां पर हम लोगों ने 3 अकाउंट बनाया था, ठीक है। एक था हम लोग का मशीन अकाउंट, एक था प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, एक था एसेट डिस्पोजल या फिर मशीनरी डिस्पोजल, जो भी एसेट रहेगा उसके नाम पे। तो यहाँ पर वही चीज हमें प्रिपेयर करने के लिए दिया गया है, प्लांट एंड मशीनरी, प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन। और जब भी प्रोविजन मेंटेन होता है तो प्लांट मशीनरी ओरिजिनल कॉस्ट पे ही देखेगा, और सेल और डिस्पोजल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, ठीक है। तो पेशेंस रखना है, क्वेश्चन बड़ा है और करने में टाइम भी लगेगा और समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अच्छा, कौन से ईयर का अकाउंट बना के देना है? 31 दिसंबर 2019 का बना के देना है। अच्छा, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में हम लोग को जगह चाहिए होगा, ये पूरा ही जगह मुझे चाहिए, ठीक है। तुम लोग भी पूरा जगह रखो। प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट बनाएंगे प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल और प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट और नेक्स्ट लिखेंगे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। तुम लोग लेजर का अपना ठीक ठाक फॉर्मेट बना सकते हो, ठीक है। मैंने उतना डेट ये सब लिखा नहीं है, हम पोस्ट करते टाइम लिखेंगे। अच्छा, अब देखो कैसे करके हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो हम लोग को यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? बैलेंस बीडी लिखना पड़ेगा। कौन से टाइम पीरियड का लिखना पड़ेगा? फर्स्ट, ये देखो, ये हमें हम लोग अगर बना रहे हैं अकाउंट जो है वो हम लोग बना रहे हैं 31 दिसंबर, ये यहाँ पर लिख देते हैं 31 दिसंबर 2019 का हमें अकाउंट बना के देना है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019। तो ये हम लोग का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए 1119 का, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, 1119 का ओपनिंग बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। ये मशीनरी अकाउंट है, मतलब मशीन का हमें ओरिजिनल कॉस्ट दिखेगा। तो यहाँ पर देखो क्या दे रहा है, बोल रहा है कि 31 दिसंबर 18 यानी 1119 में हम लोगों के पास टोटल 30 लाख का एसेट है, ठीक है। टोटल 30 लाख का एसेट है। अब हम इसको लिखेंगे कैसे? हम भी इसे ब्रेक डाउन करके ही लिखेंगे, डायरेक्टली 30 लाख हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। ब्रेक डाउन करके ही लिखेंगे। अब देखो, तुम लोग सोच रहे हो कि ये एसेट जब खत्म ही हो गया इसको क्यों लिखे। अब अगर कंपनी लिख रही है कि मेरा 2 लाख का एसेट अभी प्रोविजन इतना हुआ है, वो अगर लिख रही है तो हम लोग को भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू बैलेंस बीडी सबसे पहले। कुछ परचेज तो बाद में हुआ है, तो यहाँ पर टू बैलेंस बीडी ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। अब हम मशीन्स का नाम दे देंगे, जैसे M1, ये वाला देंगे M1, ये जो 2 लाख वाला है उसे हम नाम देंगे M1। यहाँ पर लिख दिया मैंने M1। M1 एसेट का वैल्यू है 2 लाख, ओरिजिनल कॉस्ट पे लिखना पड़ेगा, तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं 2 लाख। इनर कॉलम में लिख रहे हैं, इसको आउटर कॉलम में बाद में टोटल करके दिखाएंगे। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कितना है। नेक्स्ट देखो, ये वाला 2008। अब देखो जहां पर एसेट हमारा स्प्लिट हुआ है ना, जैसे देखो 2008 में 1,70,000 वाला एक एसेट हम लोग का स्क्रैप्ड हो गया है, तो 2008 में एसेट का हम लोग 2 पार्ट कर लेंगे, टोटल 3 लाख में नहीं लिखेंगे। एक लिखेंगे 1,70,000 ओरिजिनल कॉस्ट और एक लिखेंगे 1,30,000। ऐसे नहीं लिखेंगे तो आगे जाके हम लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और वैसे भी तुम लोग देख सकते हो, जब भी हमें टोटल में कोई एसेट बोलता है, आगे जाके बोलता है कि ये एसेट सेल हो गया था, तो हम लोग क्या करते हैं, उसे स्प्लिट कर लेते हैं, ठीक है। मैंने ऐसे ही तुम लोग को करवाया, स्प्लिट कर लेते, तो यहाँ भी हम लोग स्प्लिट कर लेंगे। डायरेक्ट 3 लाख लिखने के बदले हम लोग इसे 1,70,000 और 1,30,000 में लिखेंगे। और ये है मशीन 2, हम पहले वाले को M1 नाम दे रहे, दूसरे वाले को M2। M2 का 2 पार्ट है, तो हम M2 को M2A और M2B बोल के नाम दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं M2A और M2B, ठीक है। तो एक वैल्यू है 1,70,000, पहला 1,70,000 लिख देते हैं, ठीक है। फिर लिखेंगे 1,30,000, क्योंकि मुझे पहले इंफॉर्मेशन जो है 1,70,000 का दिया है। तुम लोग चाहो तो पहले 1,30,000 भी लिख सकते हो, जैसे लिखो ये सेल हुआ है उसका ट्रीटमेंट वैसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 1,70,000 और 1,30,000 लिख दिया। अच्छा, अब
2009 वाला, 2009 का भी 2 पार्ट करना पड़ेगा। 90,000 का सेल हो गया और बाकी अलग से लिखना पड़ेगा। तो M3A और M3B, तो मैंने यहाँ लिख दिया M3A और M3B। A का वैल्यू लिखेंगे 90,000, ठीक है, और बाकी कितना हो जाएगा, 10 लाख से 90,000 लेस करके देखो 9,10,000 हो जाएगा। ये अभी हम क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं, जो एसेट के वैल्यूज है उसे बस स्प्लिट करके लिख रहे हैं। स्प्लिट किया हुआ है, हम और भी स्प्लिट कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सेल, ठीक है। जहां जहां सेल हो गया है उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे इसमें से एक पोर्शन सेल हो गया है तो सेल का अलग और जो बचा हुआ है उसका अलग। यहाँ से भी सेल हुआ है तो दोनों को अलग अलग करके लिख रहे हैं, और कुछ नहीं, हम बताते जा रहे हैं बीच बीच में हम लोग क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और अगर तुम लोगों को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद नेक्स्ट ये M3 तक हम लोग चले आए। अब हमें M3 लिखा कि M4 लिखा है, देखते हैं। M3 तक लिखा है, मतलब M1 M2 M3। अब 2010 वाला, चलो 2010 का बोला है 2,40,000 was sold for 15, मतलब 2,40,000 और अलग एक वैल्यू होगा। तो देखते हैं कितना हो जाएगा। यहाँ पर लिखते हैं M4A और M4B। 2,40,000 यहाँ पर लिखेंगे, 2,40,000, और टोटल कितना था, टोटल था हम लोग का 7 लाख। तो 2,40,000, 7 लाख से 2,40,000 लेस करते हैं, 7 लाख माइनस 2,40,000, 4,60,000, ठीक है। चलो ये हो गया 4,60,000, स्प्लिट कर दिया ताकि जो सेल हुआ उसको दिखाने में आसानी हो जाएगा। वो तो क्वेश्चन करेंगे ना, स्टार्ट तो पता चलेगा। अभी तो कुछ कर नहीं रहे हैं, अभी जस्ट लिखे हुए चीज को हम लोग जो सेल है उसको स्प्लिट कर रहे हैं, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कौन कौन सा करना पड़ेगा, 2008 वाला, 2009, 2010, बस, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बोला है कि इसके बाद देखो हम लोगों ने कहा तक किया 2010। अब 17 का 5 लाख जो है वो 5 लाख एज इट इज रखेंगे, क्योंकि इसका कोई अलग स्प्लिट करने का जरूरत नहीं, इसमें कुछ भी सेल नहीं हुआ है। तो M5, ठीक है, M5, इसमें ए बी और लिखने का जरूरत नहीं होगा, ये हो गया 5 लाख। और M6 यानी ये वाला 3 लाख, ठीक है। और ये सब टोटल करने से कितना आएगा, ये सारे टोटल करने से 30 लाख ही आएंगे, ठीक है। ये सब टोटल करने से तो हम लोग का 30 लाख ही आएगा बैलेंस बीटी। नॉर्मल सा बात है ना, मैंने तो जस्ट स्प्लिट करके लिखा है। ये कितना है, ये 3 लाख, ठीक है। ये कितना है, ये 10 लाख है। ये कितना है, ये हो जाएगा 7 लाख। ये दोनों, ये 5 लाख और ये वाला 3 लाख, जैसे लिखा हुआ है। तो 5 + 3 8, और 7 + 3 10, 10 10 20 20, ये 8 कैसे हो गया, ये तो 30 लाख होना चाहिए ना, शायद मेरा गलत कैलकुलेशन हो रहा है। 5 + 3 5 6 7 8, 8 और यहाँ पर हो गया 7, 15 15 16 17 18, कुछ तो कम हो रहा है। ओह अच्छा, ये वाला 2 लाख, यहाँ पर 2 लाख। 3 + 2 5, 3 + 2 5 लाख, प्लस 10 15 15 और 5 20 27 और 3 30 लाख, ठीक है। तो ये हम लोगों ने जस्ट स्प्लिट करके लिख लिया। 30 लाख का बैलेंस बीडी है, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट, ठीक है। और करेंटली परचेज हुआ है 15 लाख। अब परचेज का डेट क्या लिखे, परचेज का डेट कुछ दे या ना दे हमें उससे कोई मतलब नहीं है। 30th जून लिखना है फॉर एनी सेल और परचेज ड्यूरिंग द ईयर, बिकॉज इट इज कंपनीज पॉलिसी। तो 30th जून लिखेंगे ड्यूरिंग द ईयर, और ईयर है 2019। तो परचेज होने पे टू बैंक, परचेज 15 लाख, ठीक है। बस, और अभी हम कुछ नहीं लिखेंगे। अब हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, नेक्स्ट स्टेप होगा, हमें डेप्रिसिएशन को ब्रॉट डाउन करना पड़ेगा। ये जो यहाँ डेप्रिसिएशन दिख रहा है, ये सारे डेप्रिसिएशन को हम लोग वहां पर लिखेंगे। तो जैसे इसको स्प्लिट किया है एसेट को, वैसे डेप्रिसिएशन को भी स्प्लिट करके लिखेंगे। देखो ये कैसे लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पर डेप्रिसिएशन का अकाउंट ये है। तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन बाई साइड में आएगा, बैलेंस, ये प्रोविजन है ना तो इसका बैलेंस बाई साइड में आएगा। तो 1/1/19 में लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। सबसे पहला M1, यहां से देख देख के लिखो। M1
M1 को M1 ही रखना है क्योंकि स्प्लिट का कंसेप्ट पता चल गया, कहाँ कहाँ स्प्लिट होगा, M2 स्प्लिट होगा, M3 M4, बाकी और कुछ भी स्प्लिट नहीं होगा। तो जैसे एसेट स्प्लिटेड है उसे रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो M1 जो एसेट जिसका ओरिजिनल कॉस्ट है 2 लाख, उस पे अभी तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वही हम लोग को लिखना है। तो उस पे अभी तक डेप्रिसिएशन 2 लाख लग चुका है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 2 लाख। ठीक है। अच्छा, अब M2A और M2B इसमें स्प्लिट हुआ है। तो M2A जिसका कॉस्ट है 1,70,000 और 1,30,000, तो 1,70,000 वाला सेल हो गया, यहाँ पर दिया हुआ है वह स्क्रैप्ड, और टोटल यहाँ पर डेप्रिसिएशन 3 लाख दिख रहा है। मतलब दोनों एसेट पे डेप्रिसिएशन पूरा लग चुका है, क्योंकि ये दोनों एसेट टोटल कॉस्ट है 3 लाख और टोटल 3 लाख का डेप्रिसिएशन जो है वो लग चुका है। इसका मतलब 1,70,000 में 1,70,000 और 1,30,000 में 1,30,000, तभी जाके वो जीरो दिख रहा होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1,70,000 और 1,30,000। ठीक है, अगर हम लोग स्प्लिट नहीं करते तो भी तो 3 लाख ही लिखते ना, तो इसीलिए। अच्छा, अब देखो M2A M2B हो गया, अब M3 का M3A M3B लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिखते हैं M3A और M3B। अब आसान नहीं है, अब हम लोग डायरेक्टली डेप्रिसिएशन नहीं लिख पाएंगे। देखो क्यों, हम बताते हैं। ये जो M3 है 10 लाख, इसका स्प्लिट कैसे हुआ है, 2009 का डेटा। ये देखो 90,000, हम लिख के दिखाते हैं, वर्किंग नोट तो करना ही पड़ेगा, हम एक वर्किंग नोट करके दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसमें मुझे जगह चाहिए होगा पीछे भी, तो हम यहाँ इतना जगह रख देते हैं, यहाँ से वर्किंग नोट करके दिखाते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1। ठीक है। अच्छा, ओरिजिनल कॉस्ट जो है वो है एसेट का, देखो 10 लाख। कौन सा वाला दिखा रहे हैं, M3, क्योंकि उसी पे जरूरत है, बाकी का नहीं है, क्योंकि इस पे तो आगे डेप्रिसिएशन लगेगा नहीं, तो पूरा हम लोगों ने डेप्रिसिएशन दिखा दिया। तो 10 लाख जिसपे अब तक 9,50,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रोविजंस क्रिएटेड हो चुका है 9,50,000 प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। इसका मतलब है इस एसेट पे टोटल इतने डेप्रिसिएशन लग चुके हैं, लेकिन इस एसेट को हम लोगों ने स्प्लिट कर लिया है, क्योंकि इसका एक पोर्शन सोल्ड आउट है और एक पोर्शन अभी भी हमारे पास है। तो जो सोल्ड आउट है वो 90,000 है, और जो सोल्ड नहीं हुआ है वो 9,10,000 वाला था ओरिजिनल कॉस्ट। तो ये टोटल डेप्रिसिएशन को भी हमें इस पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 10 लाख का टोटल एसेट पे इतना तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेल हो चुका है, ये हमारे पास है। तो अभी ये जो टोटल डेप्रिसिएशन लग चुका है, इसको हम लोग कैसे इसमें डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि हम लोग अलग अलग लिख रहे हैं, एक साथ नहीं लिख रहे हैं। तो क्या करना पड़ेगा, एसेट के जो वैल्यू है उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। ठीक है, एसेट का जो वैल्यू है उस रेशियो में हम लोग इस डेप्रिसिएशन को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, 9,50,000 इंटू 9/100। ठीक है, और 9,50,000 इंटू 91/100। चेक करते हैं कितना होगा, 9,50,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 9, 85,500। 9,50,000 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 91, तो ये हो गया 8,64,500। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया, टोटल डेप्रिसिएशन को एसेट के अकॉर्डिंग, कॉस्ट ऑफ द एसेट के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ऐसे क्वेश्चन में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, एसेट के वैल्यूएशन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो 85,500 और 8,64,500, तो यहाँ पर हम लोग ये पॉइंट ऐड कर देंगे। जो M3A है इस पे हो जाएगा 85,500 और यहाँ पर हो जाएगा 8,64,500। ठीक है, ये हम लोगों ने कहाँ से लिया, ये हम लोगों ने लिया है वर्किंग नोट नंबर 1। इधर लिख रहे हैं क्योंकि इधर लिखने का जगह नहीं है, वर्किंग नोट नंबर 1 से ये वाला हमें मिल गया। अच्छा, ये M3A M3B हो गया। अब M4 का देखते हैं, M4A और M4B, इसमें भी सेम कंसेप्ट होगा, यहाँ पर लिखते हैं M4A और M4B। अच्छा, M4A M4B में देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो देखो यहाँ पर M4 मतलब M1 2 3 4 2010 7 लाख वाला। ठीक है, 7 लाख वाला, इसका 2,40,000 और बाकी सोल्ड आउट हो गया। हम इसका वर्किंग नोट बनाएंगे, यहाँ पर वर्किंग नोट नंबर 2। ओरिजिनल कॉस्ट है 7 लाख,
जिसका हम लोगों ने स्प्लिट करके 2 पार्ट कर लिया है, क्योंकि एक पार्ट सोल्ड आउट है, एक पार्ट हमारे पास रह रहा है। 2,40,000 जो सोल्ड आउट है और 4,60,000 जो अभी भी पड़ा हुआ है। प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन, अब तक टोटल डिप्रिसिएशन 7 लाख पे लग चुका है 5,95,000, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या करना है, हम लोग को टोटल नहीं चाहिए, हमें ये दोनों के बेसिस पे चाहिए। तो दोनों के बेसिस पे निकालेंगे, कैसे करेंगे, इसके रेशियोज पे हो जाएगा 24:46। तो 5,95,000 इंटू 24/70, और यहाँ पर हो जाएगा 5,95,000 इंटू 46/70। चेक करते हैं कितना आएगा। 5,95,000 इंटू 24/70, 2,04,000, और यहाँ पर भी हो जाएगा, यहाँ पर माइनस करने से पता चल जाएगा, 5,95,000 से पता चल जाएगा 3,91,000, ठीक है, 3,91,000। अब हम लोग ये वर्किंग नोट में वर्किंग नोट 2 से लेके वहां लिख देंगे 2,04,000 और 3,91,000, 2,04,000 और 3,91,000। वर्किंग नोट 2 से हम लोगों ने लिया है ये वाला, ठीक है। M4 का हो गया। अच्छा, अब M5 में और ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं है, क्योंकि M5 जो है 5 लाख वाला, इस पे कुछ सेल नहीं हुआ, इस पे अभी तक डिप्रिसिएशन लगा है 75, तो ये पूरा ही दिखा देंगे, क्योंकि इसका कोई सेल नहीं है कि हमें स्प्लिट करना पड़ेगा। तो M5 पे अब तक लग चुका है 75,000 का डिप्रिसिएशन, और M6 पे लग चुका है 15,000 का डिप्रिसिएशन। M6 पे हम लोगों ने लिख दिया 15,000 का डिप्रिसिएशन, और ये पूरा टोटल 21,35,000 आना चाहिए ओपनिंग बैलेंस। तो चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं। जरूर आएगा, क्योंकि हम लोगों ने उसी का स्प्लिट किया है, लेकिन मैंने तो रेशियो करके निकाला है ना, तो एक बार चेक कर लेते हैं कि हम लोग का रेशियोज वगैरह सही हुआ है कि नहीं। तो 2 लाख और 3 लाख, 5 लाख, और यहाँ पर 85,500 प्लस 8,64,500 सेम ही होगा, ठीक है, प्लस 3 लाख प्लस 2,04,000 प्लस 3,91,000 प्लस 75 प्लस 15, वही होगा, क्योंकि उसी को तो स्प्लिट किया है मैंने। 19,35,000। अच्छा, कुछ एडिशन में गलत हो गया होगा, ये 2 लाख नहीं लिया है क्या मैंने, माइनस करके देखते 21,35,000, शायद एक 2 लाख मैंने नहीं लिया है। हाँ, ये 2 लाख शायद ऊपर वाला, ये मैंने 3 लाख जो है उसको कैलकुलेट करने में गलत किया है। लेकिन तुम लोग ऐड करके देखो, ये शायद मैंने 2 लाख फिर से कंसीडर नहीं किया होगा, ये 3 लाख से स्टार्ट किया। हम लोग का टोटल होगा 21,35,000, ठीक है। थोड़ा सा मेहनत वाला काम तो है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो क्या करें तुम, क्योंकि सिखाना है मुझे तो हम कर रहे हैं। देखो यहाँ पर हम लोग को क्या करना है, पहले सारे एसेट को स्प्लिट कर लेंगे, वो सारे एसेट को और उसके डिप्रिसिएशन को स्प्लिट करेंगे जो सेल हो चुका है, ठीक है, बाकियों को तो करने का जरूरत नहीं है। अच्छा, अब हम लोगों ने अभी तक क्या लिखा है, अभी तक हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ओपनिंग बैलेंस फॉर एसेट एंड ओपनिंग बैलेंस फॉर प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन को ही लिखा है, और कुछ नहीं किया है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा एसेट जो है सेल हुआ है उसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर जो सेल हुआ है उसका क्या, कैसे कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले जो एसेट सेल हुआ है वो है 2008 में 1,70,000 वाला, 2008 का 1,70,000 वाला, और ये सब 2019 में ही हुआ है ये सारे सेल, ठीक है। लेकिन बोल रहा है कौन सा एसेट सेल हुआ है, वो एसेट जो 2008 में परचेज हुआ था, वो एसेट जो 2009 में परचेज हुआ था, वो एसेट जो 2010 में परचेज हुआ है, सेल हुआ है 2019 में। डेट सबका क्या लगाएंगे, 30 जून 2019, ठीक है। अब प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में सेल होने से क्या होता है, सेल होने से हमें इसका ट्रीटमेंट हम लोग कहाँ कहाँ दिखाएंगे। पहला बात है, मशीन से एसेट डिस्पोजल बोल के मशीन चला जाएगा, ठीक है। मशीन आया तो टू बैंक होता है, ठीक है, मशीन अकाउंट डेबिट, प्लांट एंड मशीन। जब चला जाएगा तो क्योंकि एसेट डिस्पोजल अकाउंट यूज करते हैं तो हमें एसेट डिस्पोजल लिखना पड़ेगा। तो 30 जून 2019 को लिखेंगे बाय प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, ठीक है। कौन सा एसेट सेल हुआ है,
बोल रहा है 2008 में जो 1,70,000 से खरीदा था। अब देखो यहाँ पर देखने में कितना आसानी होगा, ये देखो ये वाला एसेट सेल हुआ, ये सेल नहीं हुआ, ये इसका वैल्यू खत्म हो गया है, 1,70,000 वाला एसेट सेल हो गया है। तो यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, उतने के एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट को हटाना पड़ेगा। याद करके देखो, जब हम लोग प्रोविजंस फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट कर रहे थे तो यहाँ से ओरिजिनल कॉस्ट है, तो ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डिस्कर्ड हो रहा था। तो क्या लिखेंगे, एम टू ए, ठीक है, एम टू ए एसेट, इसका कॉस्ट है 1,70,000, ये एसेट हम लोगों का सेल हो गया है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही हम लोगों ने इसको यहाँ लिखा, सेम तरीके से हम लोग डिस्पोजल में इसका क्रॉस पोस्टिंग कर देंगे। तो डिस्पोजल में क्या लिखेंगे, 30 जून 2019 को लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मैंने ना शॉर्ट में लिखा प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, मशीन टू ए, ये देखो कौन सा वाला, मशीन टू ए 1,70,000, ठीक है, 1,70,000 मशीन टू ए, टू को ऐसे लिखते समझने में सुविधा रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे 1,70,000 वाला एसेट हम लोग का चला जा रहा है। ये मैंने इनर कॉलम में लिखा है ताकि आउटर कॉलम में हम टोटल लिख देंगे, ठीक है। ये 1,70,000 वाला एसेट चला गया। अच्छा, अब इसके साथ साथ हमारा टास्क क्या रहता है, हम लोग एसेट को डिस्कस कर दिए, तो एसेट से रिलेटेड जितने भी डेप्रिसिएशन अभी तक लग चुके हैं उसे हमें हटा देना है, ठीक है। तो एसेट अगर 30 जून को सेल हुआ था, यहाँ ये भी तो देखना पड़ेगा कि एसेट अगर 30 जून को सेल हुआ था, क्या एसेट को और डिप्रिशिएट करने के लिए हमारे पास एसेट का कुछ वैल्यू बचा हुआ था कि नहीं। तो देखो कैसे देखोगे, एसेट का वैल्यू था 1,70,000, ठीक है, इस एसेट पे अब तक डिप्रिशिएशन लग चुका है 1,70,000, तो एसेट में कुछ भी ऐसे वैल्यू रिमेनिंग नहीं थे जिसपे हम लोग डिप्रिशिएशन लगा सकते, यानी डिप्रिशिएशन और आगे नहीं लगेगा। यहां पर हम लोग ये 1,70,000 को एलिमिनेट कर देंगे। तो यहां पर लिखेंगे 30 जून 2019 टू क्या लिखना पड़ेगा, टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, डिस्पोजल अकाउंट में इसका इफेक्ट जाता है ना, याद करो डिस्पोजल अकाउंट में हम लोग क्या लिखते थे, जो एसेट सेल हो गया उसका, ऐसे लिखते थे, जो एसेट सेल हो गया उसका ओरिजिनल कॉस्ट, उस पे लगा हुआ अब तक का डिप्रिसिएशन यानी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन, फिर उससे जितना पैसा मिला तो बैंक इधर आएगा, प्रॉफिट हुआ तो इधर आएगा, लॉस हुआ तो इधर आएगा। याद करो ऐसे ही हम लोगों ने पोस्ट किया था, वही चीज कर रहे हैं, बट क्वेश्चन बड़ा है, ठीक है। यहाँ पर देखो, प्लांट मशीनरी डिस्पोजल जो हो रहा है उससे रिलेटेड टोटल डेप्रिसिएशन इधर हमें एलिमिनेट कर देना है। तो कौन सा वाला, एम टू ए, टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 1,70,000, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया 1,70,000, ठीक है। तो इसका आप क्रॉस पोस्टिंग इधर करना पड़ेगा, इसका क्रॉस पोस्टिंग करते हैं 30 जून 2015 को बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मशीन टू ए 1,70,000, मशीन टू ए एरो देके करते हैं 1,70,000, ठीक है। पहले वाले एसेट डिस्पोजल का मैंने ट्रीटमेंट दिखाया, फिर से बोल रहे क्या ट्रीटमेंट किया मैंने, जो एसेट चला जाएगा उसको यहाँ पर रिकॉर्ड किया, कैसे करेंगे, प्लांट मशीनरी डिस्पोजल अकाउंट में, या फिर यहाँ पहले लिख लो कि डिस्पोजल इतना होगा, उससे रिलेटेड जितने डिप्रिसिएशन है उसको भी हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, ये टोटल डिप्रिसिएशन है। और ओरिजिनल कॉस्ट को जब लिखेंगे तो प्लांट मशीनरी डिस्पोजल पे टू प्लांट एंड मशीनरी प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन इधर चला जाएगा। और सिमिलरली यहां लिखेंगे तो इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ होगा, इसका क्रॉस पोस्टिंग वहां पर हो जाएगा मशीनरी अकाउंट में, ठीक है। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ ये वाला पॉइंट। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि नेक्स्ट हम लोग का कौन सा एसेट सेल हो रहा है। 2009 में 90,000 वाला चेक करते हैं, 2009 में 90,000 वाला, इसका मतलब ये देखो यहाँ पर ये एसेट पे तो और कुछ डिप्रिसिएशन दे नहीं सकते, इसका आगे ट्रीटमेंट नहीं किया, ये सेल हो गया, ये वाले पे भी और डिप्रिसिएशन नहीं लग सकता है क्योंकि ये दोनों एसेट फुल्ली डिप्रिशिएटेड हो चुके थे, जिसमें से ये सेल हुआ तो हम लोगों ने उसका ट्रीटमेंट दिखा दिया। अब 90,000 वाला एसेट सेल होगा, तो जैसे ही सेल होगा इसका ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग कहाँ लिखेंगे, एसेट डिस्पोजल में। कैसे लिखेंगे, डेट वही रहेगा, इसके नीचे लिख देते हैं ये फिर से हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट का और एंट्री नहीं कर रहे, जस्ट एम 3A बोल के लिख देते हैं, कितना हो जाएगा 90,000, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पर लिख दिया 90,000, अगर चाहो तो लिख ही लो, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बोल के 90,000। अब जैसे ये लिखा इसका क्रॉस पोस्टिंग हो जाना चाहिए, तो इधर क्रॉस पोस्टिंग करेंगे, यहाँ पर सेम डेट पे बाई प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल M3A
90,000 का एसेट डिस्पोजल होगा। अच्छा, अब इस पे अब तक जितना डेप्रिसिएशन लग चुका है वो पूरा हमें दिखाना है। तो देखते हैं अब तक इस पे कितना डेप्रिसिएशन लगा है। M3A यहाँ चेक करेंगे। M3A पे 85,500 का डेप्रिसिएशन लगा था। ये कब का डेटा बता रहा है? 1119 का। अब देखो क्या हुआ, ये डेप्रिसिएशन दिख रहा है 1119 का, एसेट सेल हो रहा है 30 जून 19 को। तो इस पीरियड में भी तो डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। अगर डेप्रिसिएशन लगाने के लिए एसेट का कोई वैल्यू बचा हुआ है तो तुम लोग सोचोगे तो 1,70,000 में तो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया कहा कि इसीलिए नहीं कहा क्योंकि M2A का यहाँ पर देखो, M2A का भी 1119 में यहाँ पर एसेट का वैल्यू था 1,70,000 और डेप्रिसिएशन लग चुका था इसी डेट पे 1,70,000 का। तो डेप्रिसिएशन लगाने का कोई जगह बचा ही नहीं, इसीलिए हम लोगों ने डेप्रिसिएशन नहीं लगाया। लेकिन ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला पोर्शन, इसमें 85,500 का ही डेप्रिसिएशन लगा है। मतलब एसेट अभी भी थोड़ा सा इसके वैल्यू बाकी है जिसमें हम लोग 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। ठीक है, जिसपे हम लोग अभी भी 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, वो हम यहाँ पर तुम लोग को लगा के दिखाते हैं। ये देखो, तो सबसे पहले तो डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ठीक है, उसके बाद सेल करेंगे। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे डेप्रिसिएशन 30 जून को, 30 जून 2019 बाई डेप्रिसिएशन। कौन से वाले एसेट पे लगाएंगे? M3A, ठीक है, M3A ये वाले एसेट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे जो सेल हो रहा है, 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा। ठीक है, तो कैसे कैलकुलेट होगा? यहाँ पर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन लगेगा, यहाँ थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं या नीचे ही लिख के दिखाएंगे, और वर्किंग नोट नहीं बना रहे। 30 जून 2019 बाई डेप्रिसिएशन M3A, ठीक है, यहाँ ब्रैकेट देके लिखते हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड फॉलो करने बोला है, तो ये जो एसेट है M3A उसका ओरिजिनल कॉस्ट कहाँ दिखेगा? ये रहा 90,000। ठीक है, 90,000 इसका ओरिजिनल कॉस्ट है। अब देखो 90,000 इसका ओरिजिनल कॉस्ट है और इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगाने के लिए बोला है? 10% पर एनम। 10% पर एनम हम लोग को कितने दिन का लगाना है? जैन से लेके जून तक, 30 जून, मतलब 6 मंथ्स का। तो यहाँ पर हो जाएगा 6/12 और ये कैलकुलेट करके देखो कितना आ रहा है। ये कैलकुलेट करके आ रहा है 90,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाई 2, 4,500 आ रहा है। ठीक है, 4,500। अब एक चीज चेक करते हैं, एसेट का वैल्यू था 90,000 और अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 85,500, तो एसेट का वैल्यू कितना बचा हुआ है वो भी देखते हैं। ये तो आंसर आया है हम लोग का 4,000, यहाँ पर हम एक बार 4,500। अब चेक करते हैं, 90,000 का एसेट था और 85,500 का यूज हो चुका है, 4,500 ही यहाँ पर भी दिख रहा है। चलो ठीक है, अगर मान लो ये कम दिखता तो हम लोग इतना डेप्रिसिएशन नहीं लगा सकते। ठीक है, तो ये इतना ही हम लोग का डेप्रिसिएशन लग जाएगा 4,500। इसका मतलब जो एसेट अभी हम लोग सेल कर रहे हैं उस पे टोटल सेल के टाइम पे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है? तो ये प्रीवियसली लग चुका है और ये अभी 6 मंथ्स में लगा, तो टोटल डेप्रिसिएशन हो जाएगा 85,500 प्लस 4,500, यहां पर लिखेंगे। ठीक है, बाई प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन M3A। ठीक है, सॉरी M3A नहीं, ये हो जाएगा हम लोग का M3, हाँ M3A, M3A। ठीक है, इसका हम लोग लिखेंगे प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल में टोटल करके लिखते हैं। देखो, $85,500 प्लस 4,500 टोटल। ठीक है, 85,500 प्लस 4,500, तो टोटल करने से हो जाएगा 90,000। देखो टोटल करने से हुआ 90,000। फिर से बताते हैं क्या किया हम लोगों को। क्या करना है, जो एसेट सेल हो रहा है उसका ओरिजिनल कॉस्ट यहाँ लिखना है। तो ओरिजिनल कॉस्ट 90,000, उस पे अब तक का लगा हुआ डेप्रिसिएशन, अब तक यानी 30 जून तक। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन कब तक लगा है? ये डेप्रिसिएशन लगा है 31 दिसंबर 19, हमें 30 जून तक का चाहिए। क्या एसेट में वैल्यूज बचे हैं जिससे हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं? बिल्कुल, 90,000 का एसेट है, डेप्रिसिएशन अभी तक सिर्फ इतना ही लगा है, फुल डेप्रिशिएटेड नहीं हुआ है। तो एसेट में अभी भी वैल्यूज बचे हुए हैं, हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो ओरिजिनल
कॉस्ट मेथड पे बोला था जिसपे डिप्रिसिएशन निकल के आया 4500 और एसेट का वैल्यू भी था 4500, मतलब पूरा जीरो हो गया वैल्यू, ठीक है। अब जैसे ही हम लोगों ने इसको यहाँ पर एंट्री किया तो प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन अकाउंट में भी हमें इसको क्रॉस पोस्टिंग कर लेना चाहिए, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल में यहाँ पर हम ऐसे ही इसके बाद ही लिख देते, ठीक है, और बार बार नहीं लिख रहे। M3B, M3B सॉरी M3A, M3A ये हो जाएगा 90,000, M3A, ठीक है, ये वाला। अच्छा, इसके बाद ये वाला हो गया 90,000। इसके बाद 2,40,000 वाला 2010 का, 2010 का ये 2,40,000। अच्छा, इस बीच में बाकी एसेट्स का भी तो हमें चेक करना चाहिए। ये देखो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया, M1 कर लिया, M2A कर लिया, M2B कर लिया, ये फुल्ली डेप्रिशिएटेड थे। M3A 90,000 ये वाला अभी अभी किया। M3B है 9,10,000 और इस पे हम लोग को 9,10,000 वाला जो है ये सेल नहीं हुआ है, तो इस पे हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस पे हम लोग को डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा, तो ये हम लोग लगा लेते हैं। देखो M3B, ठीक है, M3B इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। ये चेक करते हैं कितना डेप्रिसिएशन होगा। M3B में अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 8,64,500, ठीक है। तो इसका वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, यहाँ पर बनाएंगे। वर्किंग नोट नंबर कितना है, वर्किंग नोट नंबर 3। देखो M3B, ठीक है, ओरिजिनल कॉस्ट है एसेट का 9,10,000। तुम लोग अपने कॉपी में देखो, ठीक है, ये देखो यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ देखोगे तो दिखेगा। हम लोग अभी यहाँ पर है, यहाँ तक कर चुके हैं 9,10,000। ये सेल नहीं हुआ है, लेकिन फिर इसका डेप्रिसिएशन तो निकालना पड़ेगा। 9,10,000 का एसेट है जिसपे अभी तक डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है, अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका है 8,64,500। तो यहाँ पर लिख रहे हैं 8,64,500, मतलब ये चेक कर रहे हैं कि डेप्रिसिएशन लगाने का कोई जगह है भी कि नहीं। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, तो माइनस करके देखते हैं। 9,10,000 माइनस 8,64,500, तो ये आ गया 45,500, ठीक है। 45,500 हम लोग डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं, लेकिन डेप्रिसिएशन का जो मेथड है उसके हिसाब से डेप्रिसिएशन कितना लगना चाहिए, ओरिजिनल कॉस्ट इनटू परसेंटेज इनटू जितना टाइम यूज हुआ है। तो ये एसेट तो फुल ईयर यूज होगा, 30 जून तो उन सारे एसेट के लिए हो रहा है जो ड्यूरिंग द ईयर सेल या परचेज हुआ है, तो पूरे 1 ईयर के लिए। तो 9,10,000 का, ये देखो 9,10,000 का अगर हम लोग 10% कैलकुलेट करते हैं तो ये निकल के आता है 91,000। अगर गलती से ये डेप्रिसिएशन लिख देते हो तो मतलब ये डेप्रिसिएशन अगर लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, बिकॉज 9,10,000 एसेट में 91,000 डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने का जगह बचा ही नहीं है, ठीक है। कितना जगह बचा है, सिर्फ 45,500 का डेप्रिसिएशन चार्ज करने का जगह बचा हुआ है और कोई जगह बचा हुआ नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं इस पे हम लोग का जो है 45,500 डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं, इससे ज्यादा हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं कर पाएंगे, यानी 91,000 हम लोग नहीं लिख पाएंगे, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, इस पे डेप्रिसिएशन लिख देते हैं बाई, यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर 31 दिसंबर 2019 बाई डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाय डेप्रिसिएशन ये कितना हो जाएगा, 9, ये वाला 45,500 लिखना है, ठीक है, 45,500। और एसेट का जो नाम है वो है M3B, ठीक है, M3B। ये एसेट का भी कैलकुलेशन कर लिया, ये एसेट सेल नहीं हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब M3B तक हम लोग पहुंच गए। अब M4A, M4A का क्या कुछ सेल वगैरह है, चेक करते हैं। M4A ये रहा 2,40,000 में सेल हुआ है, 2,40,000 वाला 15,000 में सेल हुआ है। अच्छा, मैंने ना एक एक जगह पे सेल वैल्यू अभी तक नहीं लिखा है, ठीक है, लिख लेंगे, पहले प्रोविजंस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोग का जो एसेट सेल हुआ है अभी वो 2,40,000 वाला है, तो उसका यहाँ पर एंट्री करते हैं टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। पहले उसका ओरिजिनल कॉस्ट को एलिमिनेट करते हैं, M4A, ठीक है, यही लास्ट है, उसके बाद सिंपल हो जाएगा। M4A 2,40,000 वाला ये रहा,
2,40,000 इसका ओरिजिनल कॉस्ट है। तो जैसे ये लिखा, यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग कर लेते हैं साथ ही साथ। बाई प्लांट एंड मशीनरी डिस्पोजल, डिस्पोज्ड हो जाएगा M4A 2,40,000 वाला, ठीक है। 2,40,000 वाला एसेट हम लोग का डिस्पोज्ड हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अच्छा, अब 2,40,000 वाला एसेट डिस्पोज्ड हो जाएगा, इसका भी हमें अभी तक का डेप्रिसिएशन चेक करना पड़ेगा। तो 2,40,000 वाला एसेट में डेप्रिसिएशन, मतलब ये M4 कौन सा वाला है, M4A। तो M4A में 2,04,000 अभी तक डेप्रिसिएशन लगा है, जबकि इस पे जो इसका वैल्यू है वो है 2,40,000। तो इस पे आगे भी डेप्रिसिएशन लग सकता है, तो वो हम लोग चेक करके देख रहे हैं कितना डेप्रिसिएशन लगेगा। तो यहाँ पर ये देखो 30 जून यहाँ पर लिखते हैं। अच्छा, यहाँ 30 जून का भी ना हमारा और एक डेप्रिसिएशन आने वाला था, तो इसको लास्ट में लिखना पड़ेगा, ठीक है। कोई बात नहीं, इसको हम थोड़ा सा यहाँ नीचे लिख लेते हैं, अभी जून का खत्म नहीं हुआ। बाई डेप्रिसिएशन M3B 45,500, ठीक है। अभी यहाँ 30 जून का अभी भी खत्म नहीं हुआ सेल, ये लास्ट वाला था। कोई बात नहीं, यहाँ पर हम हटा के लिख लेते हैं 30 जून 2019 तक बाई डेप्रिसिएशन बोल के हम लोगों को चार्ज करके दिखाना पड़ेगा कितना हो रहा है। कौन से वाले एसेट का? एसेट है M4A, ठीक है। एसेट है हम लोग का M4A। इस एसेट पे डेप्रिसिएशन ओरिजिनल कॉस्ट कितना है? 2,40,000। 2,40,000 30 जून है, यानी ये भी 6 मंथ्स होगा। 2,40,000 इंटू 10% इंटू 6/12, चेक करते हैं कितना हो रहा है और अवेलेबिलिटी कितना है। 2,40,000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 2, तो एक्चुअली 12,000 डेप्रिसिएशन लगना चाहिए। क्या 12,000 डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं? चेक करके देखते हैं लगा सकते हैं कि नहीं। कैसे चेक करेंगे? 2,40,000 का एसेट है और अभी तक डेप्रिसिएशन लग चुका था 2,04,000, तो माइनस करके देखते हैं कि कितना अवेलेबिलिटी था। तो अवेलेबिलिटी था 36,000, हम लोगों ने कितना लगा दिया है? 12,000। चलो ठीक है, लग सकता है, कोई इश्यूज नहीं है। तो इसका मतलब ये हम लोग का हो गया 12,000, यहाँ पर डिप्रिसिएशन लग सकता है। तो ये जो एसेट सेल हो रहा है, इस पे डिप्रिसिएशन कितना लग चुका है? यहाँ पर 2,04,000 प्लस ये वाला अभी जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया, 2,04,000 प्लस ये जो अमाउंट कैलकुलेट किया 12,000, तो टोटल इतना डेप्रिसिएशन लगा है। तो प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन बोल के हमें लिखना पड़ेगा, बाई प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 2,04,000 प्लस 12,000 टोटल, ठीक है, प्लस 12,000। देखते हैं कितना आता है। टोटल डेप्रिसिएशन लिखना पड़ता है ना, तो 2,16,000 का यहाँ पर डेप्रिसिएशन दिख रहा है। जो एसेट सेल हो गया उसका 30 जून तक टोटल डेप्रिसिएशन 2,16,000, ठीक है। अच्छा, अब जो एसेट सेल हुआ है ना, उसका बाई बैंक भी मुझे लिखना चाहिए, तो वो मैंने लिखा नहीं, अभी यहाँ पर लिख देते हैं ताकि गलत ना हो। बाई बैंक M2A जो है, इसका कोई बैंक वैल्यू नहीं है, ये स्क्रैप हुआ है। बस दो एसेट का है, 90 और 2,40,000 वाला, तो ये M3A का होगा और दूसरा हो जाएगा बाई बैंक का एंट्री M4A का, ठीक है। तो M3A का कितना है? 90,000 और इसका सॉरी 5,000 और 15,000, तो यहाँ लिख देते हैं 5,000 और ये वाला 15,000। और ये भी तो चेक करना पड़ेगा कि सेल करके प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। आराम से चेक कर सकते हैं। कैसे? ये देखो, यहाँ पर एसेट कितने का है? 90,000 का है। अब तक कितना डेप्रिसिएशन लग चुका है? अब तक 90,000 ही डेप्रिसिएशन लग चुका है। मतलब जीरो वैल्यू का एसेट सेल हुआ है 5,000 में, तो ऑब्वियसली प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2PL प्रॉफिट ऑन सेल। कौन सा वाला? M3A, ठीक है। प्रॉफिट ऑन सेल कितना हो गया? प्रॉफिट ऑन सेल निकल के आ रहा है 5,000, ठीक है, 5,000। अच्छा, अब ये वाला चेक करो, 2,40,000 का एसेट है, ठीक है। अब तक डेप्रिसिएशन लगा है 2,16,000, तो वैल्यू कितना हो रहा है? 24। सेल कितने में हुआ? 15 में। लॉस है, कितना लॉस है? 9,000, ठीक है। तो बाई PL M4A 9,000 लॉस ऑन सेल, ठीक है। ये सेल करने पे लॉस हो गया। अब ये इस पे और कुछ नहीं जाएगा, सेल परचेस कुछ नहीं है। ये अकाउंट चाहे तो हम लोग क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। ये अकाउंट आराम से हम लोग क्लोज कर सकते हैं। तो इसका टोटल देख लेते हैं कितना हो रहा है, और तो इसमें कुछ सेल परचेस है नहीं। तो यहाँ पर हो गया 1,70,000 प्लस 90,000 प्लस 2,16,000 प्लस
20,000 ये दोनों मिला के प्लस 9,000, 5,05,000, 505 और 30, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पर देखते हैं, माइनस कर करके देख लेते हैं टैली हो रहा है कि नहीं। 1,70,000, 90, 2,40,000 और 5, ठीक है। तो 5,05,000, ठीक है। ये क्लोज इसीलिए मैंने कर दिया क्योंकि फर्दर तो कोई सेल परचेज है नहीं, तो हम लोगों ने मतलब सेल नहीं है, तो सेल नहीं है तो डिस्पोजल अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं आएगा। M4A तक हम लोग कर चुके, ठीक है। अब बचा M4B। M4B तो सेल नहीं हुआ है, तो इस पे डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो ये डेप्रिसिएशन पूरे 1 ईयर का होगा। तो यहाँ पर लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन M4B का डेप्रिसिएशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो M4B का यहाँ पर वर्किंग नोट पे कैलकुलेट करके देखेंगे कितना होगा। तो M4B का ओरिजिनल कॉस्ट है, यहाँ पर चेक करते हैं ओरिजिनल कॉस्ट कितना है। M4B का ओरिजिनल कॉस्ट है 4,60,000, 4,60,000 और अभी तक डेप्रिसिएशन हो चुका है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। बाकी बचे हुए अमाउंट पे बचा हुआ अमाउंट देखेंगे कि डेप्रिसिएशन कितना अवेलेबल है लगाने के लिए। M4B का 3,91,000 अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, 3,91,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है। तो माइनस करके देखते हैं, 4,60,000 पे 3,91,000 का डिप्रिसिएशन लग चुका है, तो वैल्यू बच रहा है 69,000, ठीक है। अभी हम लोग डिप्रिसिएशन लगाने का सोच रहे हैं, तो इस पे कितना डिप्रिसिएशन लगेगा। इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 4,60,000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर। ये तो एसेट हमारे पास पूरे 1 साल रहने वाला है, तो चेक करते हैं 4,60,000 इंटू 10% हम लोग इस पे डेप्रिसिएशन लगाने का सोच रहे हैं, यानी 46,000, ठीक है। तो ये आराम से लगा सकते हैं, 69,000 अवेलेबिलिटी है, तो आराम से हम लोग 46,000 का डेप्रिसिएशन इस पे लगा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने बाई डेप्रिसिएशन, यहाँ पर हो जाएगा 46,000, चेक कर लिया, ठीक है। M4B हो गया। अच्छा अब M4B हो गया, अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं M5। M5 पे 5 लाख है इसका ओरिजिनल कॉस्ट, डेप्रिसिएशन लगा है 75,000, तो इसका भी चेक कर लेते हैं। M5 ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख और अब तक डेप्रिसिएशन लग चुका है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन लग चुका है 75,000 का, तो एसेट का वैल्यू बचता है 4,25,000, ठीक है। अब हम लोग डेप्रिसिएशन लगाएंगे ओरिजिनल कॉस्ट पे, तो 5 लाख इंटू 10% इंटू 1 ईयर, तो ये हो जाएगा 50,000। तो 4,25,000 का एसेट रिमेनिंग है, आराम से हम लोग 50,000 का डेप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो M5 का डेप्रिसिएशन हो जाएगा, यहाँ पर लिखते हैं बाई डेप्रिसिएशन M5 50,000, ठीक है। और एक है M6 और एक नया वाला जो परचेज हुआ M6 3 लाख, यहाँ पर लिखते हैं M6। M6 वाला जो एसेट है उसका ओरिजिनल कॉस्ट है, यहाँ से लिखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट है 3 लाख और अब तक इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है, इसका तो कोई स्प्लिट नहीं है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अब तक इस पे डेप्रिसिएशन लग चुका है हम लोग का 15,000, तो वैल्यू दिख रहा है 2,85,000, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर देखते हैं कितना डेप्रिसिएशन लगाने का हम लोग सोच रहे हैं। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, तो 3 लाख पे 10% 1 ईयर के लिए, तो ये हो जाएगा 30,000। तो 2,85,000 का एसेट बचा हुआ है, आराम से 30,000 का डिप्रिसिएशन लगा सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा बाई डेप्रिसिएशन M6, ठीक है। M6 यहाँ पर हो जाएगा 30,000, 30,000 का हम लोग डिप्रिसिएशन लगाएंगे। और जो अभी खरीदा है M7 उस पे कितना लगेगा उसका भी यहाँ पर कैलकुलेट करें। M7 मतलब लास्ट जो अभी नया हम लोगों ने खरीदा, ये वाला 15 लाख, इस पे कितने का डिप्रिसिएशन लगेगा। इस पे हमें 6 मंथ्स का लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इस पे तो ये तो नया खरीदा है ना, तो नया खरीदने पे डेट मानना है 30 जून, तो डिप्रिसिएशन लगेगा 6 मंथ्स का। तो 15 लाख इंटू 10% इंटू 6/12 मतलब 15 लाख पे बेसिकली 5%, तो आंसर आ जाएगा। ये देखो 5% इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 75,000 डिप्रिसिएशन। ये तो पहला बार है तो चेक करने का भी जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख देते हैं 75,000। M7 पे डिप्रिसिएशन लग जाएगा 75,000 बाई
डेप्रिसिएशन 75,000, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, अब ये सब अकाउंट धीरे धीरे क्लोज हो जाएगा। अब डिप्रिसिएशन तो लिख लिया मैंने, लेकिन हम लोग को ये भी लिखना पड़ेगा कि बचे हुए एसेट्स जो है हमारे साथ, जिनके अभी हम लोगों ने डिप्रिसिएशन कैलकुलेट किया, उसका बचा हुआ वैल्यू लिख के ना क्लोज करेंगे यहाँ पर। तो ये डिप्रिसिएशन तो लिख लिया, चलो अब इसको हम लोग एक एक करके अकाउंट को क्लोज करते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने सबसे पहले ये वाला क्लोज कर देना है, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट में देखो हम लोगों ने एसेट का वैल्यू लिख लिया, जो एसेट डिस्पोज्ड ऑफ हो गया वो भी लिख लिया। अब जो एसेट बचेगा उसका वैल्यू लिखेंगे 31 दिसंबर 19 में बाई बैलेंस सीडी। हम लोग के पास कौन कौन सा एसेट बचेगा, M1 रह जाएगा, क्योंकि ये डिस्कर्ड हुआ है ऐसा नहीं बोला है, मतलब ये चला गया ऐसा नहीं बोल रहा है, इसका बैलेंस हमारा दिख रहा है। जब डिस्कर्ड बोलेगा तो हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो M1 रहेगा 2 लाख का, हम यहाँ पर ही लिख देते हैं, टोटल करोगे तो टैली हो जाएगा, ठीक है। M1 2 लाख का रहेगा। अच्छा, M2A ये 1,70,000 सेल हो गया था, इसका हम लोगों ने सेल का ट्रीटमेंट किया, इसीलिए नहीं लिखेंगे। M2B लिख देंगे, M2B इसीलिए लिखेंगे क्योंकि ये सेल नहीं हुआ है, भले ही इस पे पूरा डेप्रिसिएशन लग गया है, लेकिन ये कैरी ऑन हो रहा है। अच्छा, M3A 90,000 का सेल हुआ था, 9,10,000 रह जाएगा, सब तो ओरिजिनल कॉस्ट दिखेगा, बस देख देख के लिखना है जो रह गया है। 9,10,000 वाला एसेट रह गया है। 2,40,000 भी सेल हो गया, M4B रह जाएगा। M4B लिखेंगे हम लोग 4,60,000, M4B रह जाएगा 4,60,000। अच्छा, M5 ये भी रह गया है, M6 भी रह गया है। M5 5 लाख, M6 3 लाख और M7 जो नया वाला लिया 15 लाख, ठीक है। अब हम लोग इसका टोटल करेंगे तो हम लोग का टोटल टैली हो जाएगा 30 और 15, यहाँ पर हो रहा है 45 लाख, इधर भी 45 लाख होगा। देखो कैसे होगा, ये चीज भी समझो। ये देखो 2 लाख रहेगा, 1,70,000 सेल हो गया, 1,30,000 वाला शायद है, ये रहा 1,30,000 वाला, ये देखो यहाँ पर है। रुको हम फिर से दिखाते हैं, देखो ओरिजिनल कॉस्ट है ना, इसीलिए देखो 2 लाख वाला यहाँ पर दिख रहा है क्योंकि ये कैरी ऑन हो रहा है, 1,70,000 वाला सेल हो गया, 1,30,000 वाला यहाँ पर कैरी ऑन हो रहा है, ठीक है। 90,000 सेल हो गया, 9,10,000 वाला ये देखो कैरी ऑन हो रहा है, यहाँ पर ये है अभी भी। 2,40,000 सेल हो गया, देखो सेम वैल्यू से है, 4,60,000 यहाँ दिख रहा है, 5 लाख यहाँ दिख रहा है, 3 लाख यहाँ दिख रहा है और ये 15 लाख यहाँ दिख रहा है। हो गया पूरा सेम टू सेम कैलकुलेशन, ये एसेट था, ये चला गया है और ये रह गया है, इसी से पूरा पोर्शन लिया हुआ है। मतलब इधर भी अगर हम लोग टोटल करेंगे तो 45 लाख ही आएगा, इसीलिए क्वेश्चन को इस तरीके से स्प्लिट करके करना चाहिए। तो यहाँ पर देखो हम लोग का टोटल करेंगे तो 45 लाख ही आ जाएगा। हो गया, और ये तो अकाउंट मैंने पहले ही क्लोज करवा दिया था। अब रहा बात प्रोविजन फॉर डिप्रिसिएशन का, इसको चेक करते हैं। अब इसमें क्या करना है, डिप्रिसिएशन तो सारे लिख चुके हैं हम लोग, अब यहाँ पर हम लोगों को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने से 31 दिसंबर 19 में हमें लिखना पड़ेगा टू बैलेंस सीडी, कितना डिप्रिसिएशन जो है अब बच रहा है। तो कौन कौन से एसेट का डिप्रिसिएशन बचेगा, जो एसेट सेल नहीं हुआ। अच्छा, एक एसेट का शायद मैंने यहाँ पर क्रॉस पोस्टिंग नहीं किया है, ये वाला कौन सा था, ये नहीं लिखा है मैंने, नाम क्या था, ये M4A रहा होगा। M4A, ठीक है, ये M4A है, 2,16,000, ये वाला मैंने नहीं लिखा, M4A ये रह गया था 2,16,000, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने वो सारे एसेट को हटा दिया जो हमारे पास से सेल होके चला गया, जो रह गया है जैसे कि M1, इसका बैलेंस हमें दिखेगा कितना, 2 लाख, ठीक है। ये देखो सेम, इधर भी 2 लाख, इधर भी 2 लाख, ठीक है, ये हमारे पास कैरी ऑन होके रह रहा है। अच्छा, अब 1,70,000 वाला जो एसेट है ये सेल हो गया, तो इसका डिप्रिसिएशन भी देखो ये डिस्पोजल में चला गया। 1,30,000 वाला रहेगा, तो 1,30,000 M2B ये लिखेंगे 1,30,000। तो ये एसेट्स अगर कैरी ऑन हो रहा है तो इसका डिप्रिसिएशन भी हमारा प्रोविजंस अकाउंट में दिखेगा। अच्छा, M3A ये सेल हो गया है और ये देखो 90,000 दिख रहा है, तो ये 90,000 ही होगा। यहाँ पर देखो 85,500 का डिप्रिसिएशन हुआ था और 6 मंथ्स यूज होने के बाद 4,500, और दोनों के एडिशन में देखो 90,000 आया भी था, ठीक है। 90,000 आएगा ऐसा बात नहीं है, ये तो एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है, और जब सेल हुआ तब तक का टोटल डिप्रिसिएशन,
मतलब M3A हम लोग का यहाँ पर नहीं दिखेगा, यहाँ पर इसका कोई भी डेप्रिसिएशन और नहीं दिखेगा। नेक्स्ट देखते हैं M3B। M3B ये एसेट हम लोग के पास रह रहा है, इसका टोटल डेप्रिसिएशन हमें लिखना पड़ेगा। M3B का टोटल डेप्रिसिएशन जो है वो लिखना पड़ेगा 8,64,500, क्योंकि ये तो टोटल दिखाता है ना, तो 8,64,500 प्लस यहाँ पर ये देखो 45,500, ये दोनों का टोटल करके लिखेंगे कि कितना टोटल डेप्रिसिएशन हमें यहाँ पर दिखेगा। तो हम इधर ब्रैकेट देके ऐड करके दिखाते हैं। 8,64,500 का पहले से डेप्रिसिएशन था, करेंटली लगा है 45,500, टोटल मिल जाएगा 45,500। टोटल करते हैं 8,64,500, क्योंकि प्रोविजंस अकाउंट तो हमें टोटल डेप्रिसिएशन ही बताता है ना, 9,10,000। ठीक है, ये हो जाएगा 9,10,000। M3B तक हम लोग पहुंच चुके हैं। अब M4A 2,04,000, ये एसेट ना सेल हो गया, तो फिर इसका डेप्रिसिएशन भी हम लोगों ने वो डिस्पोजल अकाउंट में डाल के खत्म कर दिया, ये लिखने का जरूरत नहीं है। M4B करेंगे। M4B इस पे कितना डेप्रिसिएशन है, अभी तक लगा हुआ था 3,91,000, क्योंकि ये एसेट हमारे साथ कंटिन्यू कर रहा है तो इसका डेप्रिसिएशन जरूर हम लोगों ने कैलकुलेट किया होगा, ये रहा 46,000, तो ये लिख लेंगे 46,000। तो ये कितना हो जाएगा 3,91,000 प्लस 46,000, तो टोटल हो गया 4,37,000। यहाँ पर हम लोग टोटल दिखा रहे हैं, जो एसेट हमारे पास रह गया उसका टोटल डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट माइनस करने से नहीं आएगा ना, बहुत सारे पार्ट पार्ट क्वेश्चन है इसीलिए। M4B के बाद M5, M6, M7 ये आसानी से निकल जाएगा। M5 जो है उस पे 75,000 डेप्रिसिएशन लगा था और उसके बाद करेंटली डेप्रिसिएशन लगा है 50,000, तो 75 प्लस 50 यहाँ पर लिख देते हैं 75 प्लस 50, तो ये हो जाएगा 1,25,000। M6 का 15,000 लगा था और करेंटली लगा है यहाँ पर 30,000, तो यहाँ पर लिख देते हैं 30,000, तो ये हो जाएगा 45,000। और M7 का 75,000 होगा, ये देखो 15 और यहाँ पर सॉरी M7 तो था ही नहीं हम लोग के पास, ये तो M6 है, ये तो कैलकुलेट कर लिए। M7 का लगा है 75,000, तो इधर 75,000 हो जाएगा। अब तुम लोग ऐसे करके भी कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैंने लॉजिकली किया, चेक कर करके, या फिर कैसे करना पड़ेगा, ऐसे करना पड़ सकता है जैसे कि M1 का इधर 2 लाख है, यहाँ 2 लाख आ जाएगा। M2A ये सेल हो गया है, M2B का यहाँ पर आ जाएगा, ये तो आसान है। जो ऐड करके लिखे हैं उसका क्या कर सकते हैं, उसका M3B इधर डेप्रिसिएशन और उधर देखो जो लेजर बना है उसका यहाँ पर अमाउंट को टोटल करके इधर लिख सकते हो, मतलब एक ही बात है, लेकिन इस तरीके से बाइफरकेट करके ही करना पड़ेगा, ऐसे ही लिखना पड़ेगा, बैलेंस करके नहीं कर सकते। मतलब बैलेंस करेंगे तो टोटल बैलेंस आ जाएगा, वो भी ठीक है, टोटल बैलेंस आ जाएगा डेप्रिसिएशन का, लेकिन हमें अलग अलग दिखाना चाहिए। अब हम लोग टोटल करके देखते हैं कि हम लोग का बैलेंस टैली हो रहा है कि नहीं। 1,70,000 प्लस 90,000 प्लस 2,16,000 प्लस 3,30,000 प्लस 9,10,000 प्लस 4,37,000 प्लस 1,25,000 प्लस 45,000 प्लस 75,000, तो ये आ रहा है 23,98,000। 23,98,000 इधर भी उतना ही आना चाहिए। माइनस करके देखते हैं, -75,000 -80,000 -46,000 -45,500 -12,000 -4,500 -21,35,000, जीरो। ठीक है, मैच हो गया। ठीक है, मैच तो हो गया, लेकिन क्वेश्चन देखने में इतना बड़ा है, इतना हम बोल सकते हैं, लेकिन काफी कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
एक बार खुद से जरूर ट्राई करके देखना चाहिए। तो हम एक बार जस्ट जिस्ट बता देते क्या करना है। हमें पहले एसेट्स को सारे स्प्लिट करना है। ये देखो ना, ये अकाउंट जब मैंने तुम लोग को रीड करवाया कितना आसान है। ये वाला अकाउंट को देखो सबसे पहले, ये जो ओरिजिनल कॉस्ट वाला, इसमें क्या हुआ, ये ओरिजिनल कॉस्ट है, इसमें से जो सेल हो गया इधर दिख रहा है, जो बच गया वो इधर दिख रहा है, बस ये टोटल एसेट था। और इसमें क्या है, क्योंकि बहुत सारे मशीन है इसीलिए टाइम लग रहा है, बाकी सेम कंसेप्ट है। यहाँ पर जो डिस्पोज हुआ उसका ओरिजिनल कॉस्ट और उस पे लगा हुआ अब तक का डिप्रिसिएशन, और जितने में सेल हुआ उसके अकॉर्डिंग प्रॉफिट या लॉस। क्योंकि नंबर ऑफ मशीन्स ज्यादा है तो तुम लोग को लगेगा कि टफ है, टफ नहीं है, बिल्कुल टफ नहीं है, बस तुम लोग को अलग करने आना चाहिए। अब यहाँ पर देखो डिस्पोजल का क्रॉस पोस्टिंग, और उस यहाँ पर जितने भी डेप्रिसिएशन थे उसको भी हम लोगों ने बाइफरकेट करके लिख दिया है अप टू 31 दिसंबर 2018 तक का बाई बैलेंस करके। इसके बाद जो एसेट हमारे पास पूरे ईयर रहा उसका डिप्रिसिएशन यहाँ पर कैलकुलेट किया, जो 30 जून तक रहा उसका यहाँ कैलकुलेट किया, फिर टोटल डिप्रिसिएशन का इधर बैलेंस कर दिया, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और बस यहाँ पर एक जो चीज देखना है दैट इज द वर्किंग नोट। वर्किंग नोट में ये देखना है कि जब हम लोग एसेट को स्प्लिट कर रहे हैं उसके टोटल डिप्रिसिएशन को कैसे स्प्लिट करेंगे, एसेट के कॉस्ट के रेशियो पे स्प्लिट करेंगे। और एक जो पॉइंट टू बी नोटेड था इस क्वेश्चन में कि यहाँ डिप्रिसिएशन आ तो रहा था 91,000, लेकिन M3B में हम लोगों ने चार्ज किया है 45,500। उसका रीजन ये है कि जब एसेट का वैल्यू बचा ही नहीं है 91,000 तो डिप्रिसिएशन कैसे चार्ज करें। तो यहाँ हम लोगों ने 45,500 चार्ज किया है M3B का। ये वाला ये पॉइंट टू बी नोटेड था इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो थोड़ा सा लेंथी है, खुद से करके एक बार देखना पड़ेगा तभी समझ में आएगा, ठीक है। फिर डिप्रिसिएशन हम लोग का कंप्लीट हो गया।